नमस्कार दोस्तों, स्त्री काल के YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रिवर्स टॉक में आज फिर हम एक समसामयिक विषय पर बातचीत करेंगे और आज बात कर रहे हैं हम लोग सरसंघ चालक मोहन भागवत के साक्षात्कार के बारे में, जो उन्होंने संघ के 100 साल पूरे होने की पृष्ठभूमि में ऑर्गेनाइजर को दिया और उसके साथ और भी तमाम जो संघ से जुड़े हुए अनुषंगी प्रकाशन हैं उसके भी संपादक साथ थे। और ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले ये साक्षात्कार उन्होंने दिया था और उसमें हिंदू राष्ट्र के संघ के विजन के बारे में उन्होंने विस्तार से बातें की हैं। तो आज की चर्चा में हम इसी जो संघ का हिंदू राष्ट्र का सपना है वो कैसा है, क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो इस इंटरव्यू या साक्षात्कार से जो स्पष्ट होता है वो ये होता है कि संघ विविधता में एकता नहीं, एकता में एक रूपता ढूंढता है। और उसके लोकतंत्र में जो भारत का लोकतंत्र है उसमें लोकतंत्र तो है लेकिन संघ की शर्तों पर है। स्त्रियां हैं लेकिन मर्यादा में है, मुसलमान उसमें होंगे लेकिन संशय में होंगे, और अगर मतभेद होंगे तो वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऐसी तमाम बातें इस इंटरव्यू में है। और इसके साथ उन्होंने हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में ही राष्ट्रीय सुरक्षा, हिंदू समाज की शक्ति, सामाजिक समरसता, महिलाओं की भागीदारी और संघ की कार्य पद्धति, इन सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर संघ का नजरिया और विजन रखा है। तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि 100 साल, अभी विजय रश्मि आएगा इस साल, संघ का 100 साल पूरा हो जाएगा, उस पर जो है बड़े कार्यक्रम और इन सब की ये पहले से तय है ही। और ये बहुत उनके पक्ष में ये बात है कि इस समय भाजपा की सरकार है 100 साल संघ के पूरे होने के इसमें, पर आगे 2029 से पहले तक जो भी ये विजन है उस पर काम करने का उनका पूरा उनके पास समय है। संघ इस पर काम कर भी रहा है क्योंकि ये जमीन पर काम करने के लिए जाना जाता है, इनका काडर है और काडर बेस जो है वो बहुत बड़ा है। राष्ट्रीय एबीवीपी जैसे जो उसके छात्र संगठन और ये हैं प्रतिनिधि सभा, ये सब इनकी जो सदस्य संख्या, दुनिया की सबसे बड़ी सदस्य संख्या वाला इसको संगठन कहा जाता है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है कि क्या हम उस भारत की ओर बढ़ रहे हैं जहां सभी के लिए जगह है या सिर्फ उनके लिए जगह है जो संघ के खांचे में फिट हो सके, सांचे में फिट हो सके, और जो संघ के हिंदू राष्ट्र के इस विजन के तहत आता हो। तो आज की चर्चा में हम इन्हीं सब सवालों पर बात करेंगे। हम अपने पैनल के आज मेहमानों को, आज के पैनल में जो हमारे मेहमान हैं इनको स्क्रीन पर लाते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। हाँ, हमारे साथ साकिब जी हैं, फराह साकिब, राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ हेमंत कुमार जी जुड़ रहे हैं, जाने माने राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक, और हमारे साथ संजीव चंदन है, स्त्रीकाल के संपादक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा संजीव जी आपसे पहले शुरू करते हैं क्योंकि आपने ही परसों सुबह इस पे बात भी की है, स्त्रीकाल पे ही जरा हटके में, और हेमंत जी के साथ ही बात की है आपने। हालांकि मैंने सुनी नहीं है वो बातचीत, लेकिन संभवतः आपने परसों बात की है इस पर, आपने और हेमंत जी ने। तो थोड़ा सा इसमें बताइए, ये जो 100 साल पूरे होने के पृष्ठभूमि में जो साक्षात्कार दिया गया है, इसे एक मोटे तौर पर क्या खुलकर सामने आ रहा है, ऐसा जो हम अब तक नहीं जान रहे थे, या ऐसा जो हम लोग अब तक संघ उस पर काम नहीं कर रहा था, कुछ ऐसी बातें भी हैं, क्या है? देखिए मनोरमा, ये जो पूरा इंटरव्यू है वो, ये जो पूरा इंटरव्यू है मनोरमा, वो ऑर्गेनाइजर के लिए है और ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड इसलिए है कि अपने लोगों के बीच में बात की गई है, अपने लोगों ने सवाल किए हैं, जो सवाल होते हैं इसको इंटरव्यू नहीं कह सकते, इसको क्या कहें, इस ऐसे चीजों के लिए अब टर्म खोज लेने पड़ेंगे। जैसे ये जो इन्होंने सवाल किए, आपके प्रधानमंत्री से जो बातचीत हुई इनकी, अक्षय खन्ना वाली, या ये अक्षय खन्ना की बात हुई थी, नहीं, अक्षय कुमार की बात हुई थी। तो उस सब के लिए,
हाँ, तो उन सब के लिए एक टर्म खोज लेना चाहिए। आप नहीं कह सकते कि ये इंटरव्यू था है, लेकिन चलिए जो भी है, सवाल उनके दायरे में। तो कुछ बातें तो सच हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। सच ये है कि 100 साल से ये सरवाइव कर रहे हैं, ये सच है। एक सच जिसको ये कई बार डिनाई करेंगे, कई बार बात नहीं करते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने खुलकर बात कही है। 100 साल के इस अवसर पर इसको समझना चाहिए। कई राज्यों में चुनाव है, सीधे सीधे बंगाल में और वहां, और वह जो बात कही है वो कही है कि संघ में जो सबसे परमानेंट है, जो नित्य है, वह है हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना। ये इन्होंने कहा, बाकी सब बदलता है। किसके हवाले से कहा? बाला साहब देवरस के हवाले से। अब इस पे ये जो हिंदू राष्ट्र होगा उसमें कैसे क्या लोग होंगे उस पर आप और सिलसिलेवार तो आप बात करेंगी, इन्होंने जो कहा है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जो इन्होंने इस इंटरव्यू में झूठ कहे हैं उस पर अब बात करें। सच तो ये कहा है, ये इनके मन में है, ये बाला साहब देवरस के हवाले से कहते हैं। जो झूठ कहा है वो ये है, ये कहते हैं कि 1948 में और 1975 में 2 बार जो बैन हुआ, जो पहली बार 48 में और 75 में, उसके बाद हमको लोगों के अपने अपने आचरण के जरिए, लोगों के बीच अपने बैठ के जरिए हम अपने आप को फिर से रिवाइव कर सके और हम पर से बैन हटा। सच्चाई ये है कि इन्होंने हाथ पांव जोड़े, कस्में खाई। किसकी खाई? संविधान की खाई। 48 में भी खाई और 75 में भी खाई। उन्हीं बाला साहब देवरस ने इंदिरा गांधी से पत्र लिखा, इंदिरा गांधी से बातचीत चलाई, और तब इंदिरा गांधी की सरकार ने स्ट्रेटेजिकली पहले छोटे कार्यकर्ताओं को छोड़ा, फिर धीरे धीरे बड़े कार्यकर्ताओं को छोड़ा। हालांकि एकदम अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कार्यकर्ताओं को छोड़ने में थोड़ा टाइम लिया, 77 के शुरुआती दौर तक वो मसला खिंच गया, लेकिन ये हुआ। 48 में भी इन्होंने नेहरू को, पटेल को पत्र लिख करके, संवाद चला के, कैंपेनिंग करके फिर अपने को बैन से बाहर लाया। तो ये इसके ऐसा नहीं है, ये जो सच है उसको इस तरह से तो इनको तो सामने रखना नहीं है, लेकिन इतिहास तो इतिहास है। इसमें जैसे जो सवाल किए जा रहे हैं उन सवालों को भी देखिए। जैसे बांग्लादेश को लेकर के, अब इनको बांग्लादेश में अल्पसंख्यक उत्पीड़ित हैं, हाँ। भारत में भी उत्पीड़ित हैं। ये एक ऐसी दुनिया में ऐसे लोगों से संवाद कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मानवाधिकार संस्थाएं बांग्लादेश पर क्यों नहीं बोलती? कौन कहता है नहीं बोलती है? खुद बांग्लादेश के जो प्रोग्रेसिव संगठन हैं वो सब भी बोल रही है, बोलती रही है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यदि भारत वालों पर उनको संदेह रहता है कि ऐसे मसलों पे नहीं बोलते जहां हिंदुओं का, अल्पसंख्यकों का मामला है, तो बांग्लादेश बनने के पहले उन सारी घटनाओं के बीच आपको याद होगा मनोरमा स्त्री काल एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो लोगों की नाराजगी झेलते हुए भी अपने साथियों को ये कहा था कि किस दिशा में जाने वाला है, ये कौन सी सरकार आई है। हम नोबेल पुरस्कार के उसमें नहीं आए थे, उसमें कोट एंड कोट नोबेल पुरस्कार विनर और ये उसके मतलब एसएचजी के जो ये है आविष्कारक हैं उसके ऊपर नहीं आए थे। तो लोग कहते हैं, इनकी बात ये है कि ये एक तरफ अपने को विक्टिमाइज भी बताना और दूसरी तरफ अपने को, अब इन्होंने जो 2-3 लक्ष्य रखे, मैं बहुत शॉर्ट में सारी बातें कह दूं, तो जो अब लक्ष्य रखे वो क्या है? सबसे पहले ये जो संविधान की कसम वाली बात है उस पर बात कर रहा हूं। भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना वाला कोई भी संगठन रह सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सपना देख सकता है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है। लेकिन सवाल दूसरा है, क्या इस्लामिक राष्ट्र की परिकल्पना वाला कोई संगठन यहां रह सकता है? और यदि रहता है तो उसके बाद क्या हुआ है? क्या हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना रखने वाला संविधान, जो कि 2-2 बार कसमें खा के, चिट्ठी लिख करके जिसने अपने ऊपर से बैन हटाया, संविधान की कसमें खाई, वहां यदि सरकारी लोग पहुंचते हो, प्रधानमंत्री पहुंचते हो, वहां मंत्री हाजिरी लगाते हो, तो क्या यह संविधान विरोधी कृत्य नहीं है? ये सवाल। आरएसएस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना वाला संगठन है, ये उतना चिंता का विषय नहीं है जितना यहां से चिंता का विषय बनता है। क्योंकि जब सरकारें होंगी, सरकारों के उसमें जब चीजें फ्लरिश होती हैं तो वो ज्यादा खतरनाक होता है। वो दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होकर के हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की तरफ बढ़ते। एक तो ये उन्होंने,
अब वो क्या कहते हैं, बाकी आगे बात कर रहे हैं कि समता और समरसता के प्रसंग में वो कहते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी, यानी जो सोशल इक्वालिटी, जो सोशल जस्टिस का बेस है, जो पूरा जाति आधारित समाज संरचना को लेकर के जो पूरा एक लंबा डिबेट ही है बाबा साहब से लेकर तमाम लोग, उसको वो कहते हैं कि वो नहीं, वो समरसता के जरिए, यानी समरसता अंततः आपको कहाँ ले जाएगा, बाप जो करता है, बेटा जो करता है, बाप ने यदि बड़े भाई को कुछ दिया, छोटे भाई को दिया, आप संतुष्ट रहिए, झगड़िए, इक्वल वही जाता है, अंत में समरसता वहां पहुंचता है। तो वो सारी चीज देखिए, इनके इस इंटरव्यू की खासियत है कि महिलाओं के मामले में, अल्पसंख्यकों के मामले में, जातियों के प्रसंग में इनके विचार जो आमतौर पर छिपाते हैं वो खुल के आए, वो खुल कर आए। में राष्ट्र सेविका समिति की बात करते हैं और वहां, अरे भाई राष्ट्र सेविका समिति तो है ही, वो तो सब लोग जानता है, लेकिन आप ही तो ये भी कहते हैं ना कि लड़कियों को नौकरी मिल रहा है, इस लड़कों को नौकरी कम जा रही है, लड़कियों को घर संभालना चाहिए, ये सब तो मोहन भागवत के ही बयान है। तो महिला आपकी राष्ट्र सेविका समिति कहाँ लेकर जाएगी? हिंदू धर्म की जो बात, ये आत्मिक उत्थान, अब एक एजेंडा इन्होंने सामने रखा है, आरएसएस करना करेगा क्या, तो वो सारी क्रांतियां हो गई, इकोनॉमिक और ये दूसरी, अब जो है धार्मिक सांस्कृतिक उत्थान की वो बात, तो उनका पुराना एजेंडा है और वो उसकी बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के इस इंटरव्यू का की जो अच्छी बात है वो ये है कि आरएसएस खुल के सामने आ गया। उसमें से अब आप अपने हिसाब से जो चीजें हम लोग समझ रहे हैं, इस चेहरे को यदि आप समझते हैं तो अच्छी, और इसकी ताकत को भी समझते हैं, ताकत तो है कि 100 साल तक जीवित रहेंगे, तो शायद आप जो है दूसरे जो लोग हैं जो इस तरह के हिंदू जो संविधानवादी हैं, जो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र जैसा कोई भयानक, हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान ने भी कल्पना नहीं की थी बनते वक्त कि वो इस्लामिक राष्ट्र हो जाए, वो भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना था, उसको भी बनने में, इस्लामिक राष्ट्र बनने में समय लगा था। तो ये है इनका, यदि लक्ष्य उधर ही है, पाकिस्तान की तरफ ही जाना है, तो अच्छी बात है। मनोज, जो जिन्ना के समय में जो चूक गए थे, जिया उल हक ने उसे पूरा किया था। जी बिल्कुल। तो खैर हेमंत जी आपके पास आते हैं। हेमंत जी, आप किस तरह से, क्या इसे एक जो है थ्रेट के तौर पर देखा जा सकता है? क्योंकि इनके पास समय है, संगठन है, सिर्फ विजन की बात नहीं है। और पिछले कुछ सालों में जो है, जैसे उन्होंने बताया कि 1948 में जो बैन लगा, 1975 में जो बैन लगा, वो उसको अब बून की तरह से कह रहे हैं। बैन जो है उनके लिए बून बन गया, एक जो है उनके लिए, क्या बोलते उसको, बून को हिंदी में शब्द नहीं आ रहा मुझे, मतलब आशीर्वाद, 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 हाँ, आशीर्वाद बन गया वो। तो ये और मजबूत होकर के संघ उभरा। तो क्या इसी तरह आप इसको क्या एक मतलब जो है, इनके पास बाकी सारी चीजें हैं, अगर कोई विजन ये रखते हैं, 4 साल का समय अभी और अगर बचा है तो वो भी कम नहीं है किसी विजन को पूरा करने में। और संघ क्या, एक जो मोदी एक अलग रास्ते पर चल रहे हैं, संविधान की बात करने लगे, यहाँ सीधे सीधे संविधान की अवहेलना हो रही है, उसको हटा करके हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, वो लगातार संविधान की कसम खा रहे। तो एक कॉन्फ्लिक्ट भी दिख रहा है, लेकिन क्या ये सचमुच का कॉन्फ्लिक्ट है या सिर्फ वही दिखाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मोदी उस तरह से, चूंकि विपक्ष के साथ उनको मुकाबला करके राजनीति भी करनी है, तो उसमें जो मुद्दे चलेंगे वो उसी के आधार पर अपनी वैचारिकी नहीं तय करेंगे, मतलब मुद्दे तय करेंगे। वैचारिकी का तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता है, वो मुद्दे तय करते हैं। अगर सोशल जस्टिस की बात करें तो सिर्फ मुद्दा है। तो आपको किस तरह से ये पूरा जो है परिदृश्य नजर आ रहा है आने वाला? हेमंत जी। जी सॉरी, धन्यवाद। आरएसएस प्रमुख और आरएसएस की जब कभी बात होती है तो मुझे अगर कोई एक व्यक्ति मुझे याद आता है तो वो है बाबा साहब आम्बेडकर। इनकी जब कभी बात होती है तो सिर्फ एक ही चेहरा मुझे याद आता है और उनकी कही गई बात याद आती है मुझे, और वो मेरे हाथ में वो है और मैं उसको पढ़ करके अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। अगर हिंदू राष्ट्र सचमुच एक वास्तविकता बन जाता है तो इसमें संदेह नहीं कि यह देश के लिए भयानक विपत्ति होगी, क्योंकि यह स्वाधीनता, समता और बंधुत्व के लिए खतरा है। इस दृष्टि से यह लोकतंत्र से मेल नहीं खाता। हिंदू राष्ट्र को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये बाबा साहब किताब से उद्धृत कर रहा हूँ। और हिंदू राष्ट्र के खतरे को मुझे लगता है कि इससे बेहतर ढंग से किसी ने रेखांकित, किसी ने व्याख्यायित नहीं किया है इस देश में। एक उदाहरण अभी मैं दे रहा हूं कि आज उसको मैंने फेसबुक पर लिखा भी है
कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले के एक गांव में बाबा साहब की जयंती और शोभा यात्रा मनाने से वहां पर दबंग जाति के लोगों ने रोका, और प्रत्युत्तर में वहां के दलितों ने तय किया कि ये जब कलश यात्रा निकालेंगे तो हम नहीं निकालने देंगे। और जब इन्होंने कलश यात्रा निकाली तो वो लोग सड़क पर डट गए कि हमारे मोहल्ले से कलश यात्रा नहीं जाएगी। लेकिन उसमें सबसे आयरनी क्या है कि जो पुलिस ये होना चाहिए, इसको रोकना नहीं चाहिए, वही पुलिस वहां खड़ा होकर के कलश यात्रा निकलवाती है। और ये लोग जिन लोगों ने बाबा साहब की जयंती और शोभा यात्रा रोकी थी, उन लोगों ने डंडे के जोर पर गाली गलौज करते हुए ये काम किया, कलश यात्रा निकाली उन लोगों ने। और उसमें इस देश का बड़ा मीडिया हाउस, उसकी खबर में देख रहा था, उसके रिपोर्टर, उसके एंकर जो है उसको इस रूप में बता रहे थे कि गांव में कलश यात्रा तो बहुत लंबे समय से होती रही है, लेकिन आम्बेडकर जयंती पहली बार हुई तो गांव के लोगों ने कहा कि नहीं, ये आम्बेडकर जयंती नहीं मनानी चाहिए और शोभा यात्रा भी नहीं निकलनी चाहिए, नई परिपाटी नहीं शुरू होनी चाहिए। इसको जस्टिफाई किया जा रहा था रिपोर्टर की ओर से भी, प्रशासन ने भी जस्टिफाई किया एक तरह से, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की उसके खिलाफ। तो यह जो हिंदू राष्ट्र है वह ऐसा ही होगा। कोई इस मुगालते में न रहे कि ये बाबा साहब की बड़ी बड़ी प्रतिमा बना देंगे, उनके सामने नतमस्तक होंगे, लेकिन समाज में जो माहौल बनाने का काम है वह है बाबा साहब के खिलाफ माहौल बनाना। इस देश में सबसे अधिक किसी एक व्यक्ति की अगर मूर्ति तोड़ी गई है या उसको छिन्न भिन्न किया गया है तो वह है बाबा साहब आम्बेडकर। किसी एक व्यक्ति की, दूसरा कोई नहीं है उनके खिलाफ। और तोड़ने वाले कौन होते हैं? वो प्रायः भाजपा समर्थक ही होते हैं, आरएसएस समर्थक ही होते हैं, और जाति से वो अग्री जाति अपर कास्ट के लोग ही होते हैं प्रायः। उसमें यदा कदा उसमें और किसी का नाम आता होगा, लेकिन ये अमूमन ये देखा गया है कि वही लोग ऐसा करते हैं। तो जो बाबा साहब कहते हैं कि समता, बंधुता और स्वतंत्रता के खिलाफ है यह विचार, वो प्रैक्टिस में यही दिखाता है कि इस देश में इस तरह की तमाम घटनाएं हो रही, खास करके बाबा साहब को लेकर के। उनके खिलाफ जितना अधिक नफरत अगर फैलाया जा रहा है, उनकी मूर्तियों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे अधिक उनके विचारों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे दौर में कोई मोदी जी, कोई भागवत जी या उनकी पार्टी का कोई नेता यह मजबूती से डट करके नहीं कहता है कि खबरदार ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, ऐसे तत्वों को उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। ये कभी कहीं से सुनाई नहीं देता है। ये जो एटा वाली घटना है, यह तो योगी जी वहां मुख्यमंत्री हैं, जो बात बात पर बुलडोजर चलाते हैं, बात बात पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, लेकिन यह बात तो उनके कानों तक गई होगी। उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की वहां पर? जबकि उल्टा हुआ यहाँ की प्रशासन उन उपद्रवियों के पक्ष में खड़ा हो गया कि ये कलश यात्रा बहुत पुराने समय से निकाली जा रही है और बाबा साहब की जयंती पहली बार हो रही है। तो ये जो पूरा जो मानस है, यह पूरा मानस ही एक तरह से प्रगति का विरोधी तो है ही, समाज में समता का विरोधी है, समाज में सामाजिक सम्मान के खिलाफ है, और समाज को आगे ले जाने वाले जितने भी विचार हैं उन तमाम विचारों को तिलांजलि देने वाला ये पूरी विचार की इसी दिशा में काम करती है। और इसके समर्थक जितने लोग हैं वो सब वो संयोग से सब भाजपाई होते हैं या आरएसएस के लोग होते हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भागवत साहब जो कुछ कह रहे हैं वो अपने आप में कितना ये संविधान के खिलाफ है। आप कहते हैं कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए और सेना को मजबूत करना चाहिए।
उसमें बहुत चालाकी से ये बात कहते हैं, क्योंकि जो इनकी वैचारिकी है उसमें इस बात का बहुत ही बारीकी से जिक्र किया गया है कि कैसे सेना का सांप्रदायिकरण करना है और हिंदुओं का सैनिकरण करना है, मिलिटराइजेशन ऑफ हिंदू और कम्युनलाइजेशन ऑफ मिलिट्री। ये जो इनका अग्निवीर का जो पूरा स्कीम है, उस स्कीम में ये जो आशंका जताई जा रही थी पहले कि आरएसएस के लोगों को, आरएसएस की पृष्ठभूमि के लोगों को उसमें भर्ती करेंगे और सेना का जिस तरह से वो सांप्रदायिकरण करने की जो पूरी इनकी परियोजना है, वो अभी खास करके ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसके पहले सेना को लेकर के जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था, और अभी सोसाइटी का जिस तरह से, सोसाइटी में जिस तरह जो उग्रता, उन्माद और हिंसा का जो माहौल बनाया जाता है, और जो पूरा गांव-गांव में जो त्रिशूल, तलवार और भाले बांटे जाते हैं, वो क्या है? वो जो मैं कह रहा हूँ कि जो हिंदुओं का सैनिकरण, मिलिटराइजेशन ऑफ हिंदू और कम्युनलाइजेशन ऑफ मिलिट्री, एक इनकी ये परियोजना है। और इसमें ये मुसलमानों को एक तरह से दुश्मन के रूप में खड़ा करते हैं सामने। तो ये भागवत अभी जो कुछ कह रहे हैं, आप बताइए कि एक ऐसे संगठन का प्रमुख, जिस संगठन पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, उस संगठन पर महात्मा गांधी की हत्या के बाद प्रतिबंध लगा, इसको देश के लिए, सरदार पटेल ने इसको देश के लिए खतरा बताया था इस संगठन को, और उसके बाद लगातार 3 बार इनके खिलाफ प्रतिबंध लगा। और उस संगठन का मुखिया देश के प्रधानमंत्री को निर्देशित करते हैं। उस संगठन का मुखिया यहाँ पर हिंदुओं को एकजुट करने की बात करता है। उस संगठन का मोटो हिंदू राष्ट्र बनाना है। जब ये पीएफआई पर प्रतिबंध लगा था, 2 लोगों ने देश में कहा था कि अगर पीएफआई पर प्रतिबंध लगता है तो आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। वो थे लालू यादव और एक साउथ के थे, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। इन 2 लोगों ने कहा था कि इनके खिलाफ भी प्रतिबंध लगना चाहिए। और उसका सबसे ताज़ा उदाहरण ये है कि 2 साल पहले फुलवारी में जो घटना हुई थी, जिसमें कि इन्होंने पूरा हंगामा मचाया कि ये पीएफआई का मॉड्यूल पकड़ा गया है और जो भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। उस समय पटना के जो एसएसपी हुआ करते थे, जो इन दिनों आर्थिक अपराध इकाई में हैं, वो डीआईजी हैं, उन्होंने ये बयान दिया अखबारों को कि जिस तरह आरएसएस जिस ढर्रे पर काम करता है, उसी ढर्रे पर पीएफआई काम करता है। इसको लेकर के इतना बवाल मचा कि उनको सस्पेंड कर ले, उनको नौकरी से बर्खास्त करने की तमाम तरह की मांग होने लगी थी बीजेपी की ओर से। सिर्फ यह कहने पर उनके कि जिस मोडस ऑपरेंडी जो है वो पीएफआई और आरएसएस का एक ही तरह का है। तो ये इस देश में इनके सामने जो पूरी परियोजना है, वह इस देश को, ये जो कहा जाता है कि ये लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है, तो आप उस माहौल को सिर्फ महसूस कीजिए कि आज देश में ये लगता है कि जैसे कोई चुनी हुई सरकार काम नहीं कर रही है, एक गिरोह काम कर रहा है। और ये मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि इसके पीछे कहने का मकसद ये होता है कि वो जो तौर तरीका अपनाया जा रहा है, उसमें वो लगता ही है कि वो पूरा एनार्किस्ट गिरोह एक काम कर रहा है, एक सरकार के पैरेलल, जिसके बारे में आप कहते हैं कि ये आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए भी परेशानी का कारण बन, यानी कि जो उसका जो मुख्य चेहरा है, उसके बरक्स एक दूसरा चेहरा जो खड़ा हो रहा है, जो गांव की गलियों से लेकर के शहर की गलियों तक और देश की राजधानी तक, वो एक पैरेलल, जिसको कहते हैं फ्रिंज एलिमेंट, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि वो फ्रिंज एलिमेंट है। वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसको तैयार किया गया है कि वो समानांतर करे। वो उसका काम है अभी लिंचिंग करना, गौ कसी के आरोप में लोगों की हत्या करना, कोई मुसलमान नामधारी है उसकी लिंचिंग कर देना,
कोई मुसलमान नामधारी किसी कॉलोनी में, किसी सोसाइटी में काम करने जाता है तो उसको मार पीट के भगा देना, उसका नाम पूछना। कोई ये गिग वर्कर जो है अपना कोई सामान डिलीवर करने जा रहा है तो उसका नाम पूछ करके मारना उसको। अभी एक रोहतास में घटना, ये रोहतास कह रहे रोहतक में घटना हुई। पानीपत में रहने वाला एक पूर्णिया का लड़का, वो रोहतक जा रहा था अपने मित्र से मिलने के लिए। वो मुस्लिम लड़का, टोपी पहन रखी थी उसने। एक व्यक्ति ने, जो एक लफंगा टाइप का, उसका नाम भी आया, कि जिसने उसकी टोपी गिरा दी, तो वो टोपी उठाने के लिए झुका, उसके डंडे से मार करके उसको, उसके सर पर डंडे से चोट किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो बेहोश हो गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई, गंभीर चोट लगी होगी। अब बताइए कि ये कुछ ऐसा ही आप महसूस कीजिए इसको, कि ऐसा ही लगता है जैसे कि कोई राह चलते हुए किसी कुत्ते पर कोई ढेला मारता है, कोई डंडे से उसके ऊपर कोई गर्म पानी उड़ेल देता है, कोई उसके ऊपर खौलता हुआ तेल उड़ेल देता है, और कोई उसको डंडे से मारता है। ये तो मुझे ऐसा ही महसूस होता है, इससे ज्यादा महसूस नहीं होता है कि उनकी नज़र में एक धर्म विशेष के लोगों की हैसियत यही है कि उसको कहीं भी तुम ठोक दो, कहीं भी तुम बजा दो। लेकिन यही असली परियोजना है, जिसमें कि संविधान को निष्क्रिय कर देना है, कानून के राज को निष्क्रिय कर देना है, और इस तरह के लोगों का राज एक स्थापित करना है। ये इस और भागवत जी का जो ये पूरा इंटरव्यू है, वो इस तरह के तत्वों को बढ़ावा देने वाला है। और जिसको मैं कहता हूँ कि क्या इस देश में सेना को मजबूत करने का जो संकल्प भागवत जी ले रहे हैं, जिनका संगठन खुद रजिस्टर्ड नहीं है, जिनके संगठन का कोई ऑडिट नहीं होता है, जिनका संगठन नफरत और हिंसा फैलाने के आरोप में, आवाज आ रही है, बैकग्राउंड में कोई आवाज आ रही है, अब बंद हो गई। हमारे यहाँ तो कोई आवाज नहीं। ठीक है, बंद हो गई। जिनका संगठन प्रतिबंधित हुआ है तीन बार, तो ये एक नॉन स्टेट एक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। ये खतरनाक है कि इस देश में चुनी हुई सरकार को एक ऐसा नॉन स्टेट एक्टर डिक्टेट कर रहा है जिसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिसका कोई दायित्व नहीं है, जिसके पास कोई, लेकिन लग्जरी वो पूरा अवेल कर रहे हैं, लग्जरी अवेल कर रहे हैं और अथॉरिटी भी अवेल कर रहे हैं। अथॉरिटी उनको कहाँ से कैसे मिलती है, कैसे वो कैसे डिराइव करते हैं अथॉरिटी जी। अगर हमें इस बीच डॉक्टर वीरेंद्र नाथ प्रसाद ने भी ज्वाइन किया है, तो उनका स्वागत भी करते हैं। कुछ वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कुछ आपकी बात के बीच में। बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद वीरेंद्र जी से ही मुझे बस 1 मिनट वीरेंद्र जी। तो मैं ये कह रहा था कि अथॉरिटी कहाँ से डिराइव करते हैं। इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में संसद है, विधानसभा है, इस देश में न्यायपालिका है, इस देश में एग्जीक्यूटिव है। ये इनको अथॉरिटी कहाँ से मिलती है इस तरह की, जहाँ प्रधानमंत्री जी जाकर के वहाँ पर ये दंडवत करते हैं उनके इसमें, और ये शस्त्र पूजा करते हैं। ये PFI अगर इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है और आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं कहा जाए कि दोनों को प्रतिबंधित किया जाए। तो ये जो स्टेट के संरक्षण में नॉन स्टेट एक्टर को एक्ट करने की जो छूट मिली हुई है, ये सबसे खतरनाक है। नॉन स्टेट एक्टर इज एक्टिंग विद इन स्टेट टेरिटरी। ठीक है, वीरेंद्र सर आप कुछ कह रहे थे। अनम्यूट करिए, नहीं तो मैं पहले साकिब की टिप्पणी लेकर आपके पास आने वाली थी, लेकिन आप जो कह रहे हैं। हाँ। मुझे आशा है कि 5 मिनट का समय मुझे मिलेगा। सबसे पहले संजीव चंदन जी की बात, जो उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान की परिकल्पना एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में हुई थी, ऐसा नहीं है। इस पे अनेक पुस्तकें लिखी जा चुकी है, भारत के स्कॉलर्स ने भी लिखा है, विदेश के लोगों ने भी लिखा है। पाकिस्तान की कल्पना ही रियासत मदीना के रूप में हुई थी। उसका एक थियोक्रेटिक नेचर बहुत शुरू से मार्क था। और यदि बीच में जिन्ना साहब बोल रहे थे कि ये सेकुलर होगा, मॉडर्निस्ट होगा और ये सभी, तो उस समय वो एक टैक्टिकल मूव था, अधिक से अधिक टेरिटरी को अपने पास लाने का। आप जानते हैं कि राजस्थान के कई हिंदू राजा भी इस आइडिया के प्रति ओपन थे कि वो पाकिस्तान के पार्ट बन सकते हैं।
तो ये कि पाकिस्तान का जन्म एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में परिकल्पना की गई थी, ये उचित नहीं है। इस पे बहुत शोध हो चुका है। अब मैं दूसरे इस बहस के मुख्य बिंदु पे आता हूं। देखिए 1925 से लेके और अभी तक आप मान लें कि कम्युनिस्ट पार्टी और आरएसएस दोनों की स्थापना लगभग एक साथ हुई। कुछ अर्थों में दोनों के बीच में एक सिमिलरिटी है। दोनों एक पार्टी एस्टेट या पार्टी सोसाइटी में दोनों का विश्वास है। दोनों काडर आधारित दल हैं। व्यक्ति पूजा वहां एक लिमिटेड लेवल तक चलती है। हर कोई रिप्लेसेबल है। ये आडवाणी जी के मैटर में देख लिया आप लोगों ने। अब यहाँ से एज ए हिस्टोरियन या एज ए स्कॉलर और इवन एज ए लेमैन हमें ये विचार करना चाहिए कि 1925 से लेके अभी 2025 तक 100 सालों में कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ तक पहुंचे और आरएसएस या उसके जो एफिलिएट्स हैं वो कहाँ तक पहुंचे और क्यों पहुंचे। अब आप देखेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी का ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ है। केवल कम्युनिस्ट पार्टी का ही नहीं, इंडिया के पॉलिटिकल स्फीयर में ये लेफ्ट लिबरल स्पेस जो है सो कॉल्ड, उसका एक कॉन्टिन्यूअस डिक्लाइन हुआ है। अब बीजेपी आरएसएस ये एक हेजिमोनिक स्ट्रक्चर के रूप में, हेजिमोनिक पार्टी के रूप में, हेजिमोनिक इंस्टीट्यूशन के रूप में ये अपना स्थान प्राप्त कर चुकी है। ये बीजेपी सिस्टम में एक एस्टैब्लिश हो चुका है। अब यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि ये असेंडेंसी, इस उत्थान के पीछे मुख्य कारण क्या है। आपने अभी एटा वाली घटना का जिक्र किया कि कलश यात्रा नहीं निकालने दी गई, तो ये 2010-11 से हम लोग जानते थे, कम से कम मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन यही था कि स्ट्रीट फाइट्स होंगे अगले 15-20 सालों में, ये नवयानियों और हिंदुओं के बीच। यूपी में जो चैलेंज मिला संघ को, संघ ने कुछ बड़े मेजर चैलेंजेस सक्सेसफुली निगोशिएट किए। वो कम्युनिस्ट चैलेंज, उनका सिस्टम पे नियंत्रण कम्युनिस्टों का, वामपंथियों का, इसको इन्होंने एक हद तक, एक सीमा तक न्यूट्रलाइज करने में सफलता पाई। लेकिन मैं इससे भी सफलता मानता हूँ 1990-92 से लेके 2015-17 तक यूपी में जो घनघोर रूप से डी हिंदुआइजेशन का कार्यक्रम चला है, पर्टिकुलरली अम्बेडकराइट बुद्धिस्टों के द्वारा, उसको न्यूट्रलाइज करना, उसको निगोशिएट करना, ये एक आसान काम नहीं। जब हम लोग लखनऊ में थे, भीड़ देखा करते थे अम्बेडकर जयंती में और उसके स्पॉन्टेनियस नेचर को देखा करते थे। तो बड़ा उस समय तक तो कम से कम यही लगता था कि इस मूवमेंट को कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन उसको भी उन्होंने सक्सेसफुली निगोशिएट किया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनको इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है, इनके पावर का मूल आधार कौन है। अब मैं यहाँ पे अपनी ऑब्जर्वेशन, एक लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन, जो जिस और चीजें इवॉल्व होती दिख रही है, भविष्य में चेंज हो सकता है, वो ये है कि इसकी शक्ति के मूल आधार, मेन पिलर्स, वो ग्रुप्स हैं जो कि कांग्रेस सिस्टम में या कम्युनिस्ट सिस्टम में पीछे छूट गए थे। कौन पीछे छूट गए थे? तो आप मान लें ये कांग्रेस सिस्टम भी और कम्युनिस्ट सिस्टम भी ये बिल्कुल सवर्ण डोमिनेटेड था। एक न्यूमेरिकली स्ट्रांग जाति प्लस मुस्लिम, ये उनके सेकुलरिज्म का मूल मंत्र था। और इस मूल मंत्र ने इंडिया के पावर स्ट्रक्चर से एक बहुत बड़े सेक्शन को डिटरमाइंडली बाहर रखने का काम किया। आप मान सकते हैं 1950 से लेके 1990 तक। अब संघ की शक्ति का मूल आधार यही है, पीछे छूटे हुए लोग, वैसी जातियां जो 1%, 2% की संख्या में, जिनका सिस्टम में कोई प्रेजेंस नहीं है, जिनके ब्यूरोक्रेसी में कोई प्रेजेंस नहीं है, उसको संघ ने बहुत सक्सेसफुली निगोशिएट किया, अपने अम्ब्रेला में लाया। और संघ का, बीजेपी का मूल एक्सपांशन वहीं से हो रहा है। आप देखेंगे एज ए हिस्टोरियन, ये मेरा असेसमेंट है
कि जैसे जैसे संघ का एक्सपांशन होगा, जैसे जैसे हिंदुत्व की अवधारणा मजबूत होगी, ब्राह्मणों का इलेक्टोरल हेजिमोनी कम होता जाएगा, अल्टरनेट जातियों के लिए सिस्टम में स्पेस बनेगा और वो हिंदू हृदय सम्राट बनकर इस सिस्टम का नेतृत्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी संक्षेप में इतना ही दिख रहा है कि अपर कास्ट, ईबीसी या ओबीसीज में भी वैसी जातियां जो अकेले मुस्लिम्स के साथ अलायंस करके पावर पे कैप्चर करने की क्षमता नहीं रखती, वो सभी जातियां धीरे धीरे इस सिस्टम से जुड़ेगी और ये उसी सिस्टम में अपना रास्ता तलाशेगी और उसी में अपने लिए स्पेस बनाएगी। तो ये कहना है कि संघ के एक्सपांशन से, बीजेपी के एक्सपांशन से घनघोर ब्राह्मणवाद कायम हो जाएगा, ये मुझे थोड़ा फार फेस्ट लगता है। इनफैक्ट ब्राह्मणों का इलेक्टोरल डिक्लाइन कांग्रेस के डिक्लाइन के साथ ही शुरू हुआ है और ये प्रोसेस अभी कंटिन्यूइंग है। अभी आप देख लेंगे कि ना उनके पास बीजेपी का होल हार्टेड बैकिंग है, ना कांग्रेस तो अब उनको लगभग अबैंडन ही कर चुकी है, उनके सामने विकल्पहीनता की स्थिति। ठीक है, हेमंत जी साकेब की टिप्पणी ले लें, उसके बाद या आपकी छोटी सी कोई बात हो तो कहिए। एक लाइन मुझे जोड़ना है बीरेन जी की बात में। जी जी, जो बीरेन जी कह रहे हैं वो सारी बातों से मैं सहमत हूं। एक बात जो 1-to-1 से बचिएगा, और मैं भी थोड़ा सा, चूंकि उन्होंने रेफर किया था इसलिए मैं भी थोड़ा दो बात कह करके उसके बाद आप जाएं फारस साहब की तरफ, लेकिन तुरंत बीरेन जी जवाब फिर अपनी बारी। टू नेशन थ्योरी के बाद से पाकिस्तान बना, और लेकिन उसके मूल में जो जिन्ना का अपना कैरेक्टर जो हम बात कर वो एक 2-3 बिंदुओं पे मैं बात को रखना चाहता हूँ, उसके बाद सके फिर आप बीरेन जी को कहना होगा तो कहेंगे, 1-to-1 हो जाएगा जी। ये जो कह रहे हैं बीरेन जी कि वो ब्राह्मणों का पावर स्ट्रक्चर में जो शेयर है, जो हेजेमनी है उनकी, वो डिक्लाइन होगी, तो वो एज ए कास्ट, आप एज ए पर्सन में ये दिखेगा, लेकिन एक विचार के रूप में वो जीवन के हर क्षेत्र में उसका वर्चस्व बढ़ेगा। ये इसको नोट करने की जरूरत है। और तो वो जो हेजेम नहीं तो फिर अपनी बारी में आप अभी बात करेंगे तो फिर साकिब की टिप्पणी बिल्कुल रह जाएगी। और ये भाई छूटे हुए लोगों की बात जो है, साकिब से वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो इस पूरे इसमें हो क्या जाएगा, इसमें 2-3 खतरे हैं। बातचीत दूसरी दिशा में चली जाएगी। आज हम लोग मोहन भागवत के इंटरव्यू पे बात कर रहे हैं और मोहन भागवत ने जो बातें नहीं कही उससे ज्यादा बातें बीरेन जी कह रहे हैं, तो वो अलग प्रसंग है, उस पर कभी और बात कर लिया जाए कि आरएसएस के जरिए ये जो नॉन ब्राह्मण उभार है वो किस तरह का है और वो क्या ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी के से अलग है, क्या जा रहा है, क्या उसको बल्कि हमने इस तरह की उस पर अलग से बात करनी है। बद्री नारायण जी के साथ हमने इस तरह की बातचीत एक बार की हुई है, मैं बस याद दिलाना चाहूंगा। उनकी किताब रिपब्लिक के हिंदुत्व पे भी बात की है, इसके अलावा भी कर सकते हैं, तो वो एक अलग विषय है। आज जो उनके इंटरव्यू में जो उनका खुलासा एक तरह से किया, हम लोग उस पर सेंटर्ड बात कर रहे हैं, वही जो वो कह रहे हैं उस पर एक बात। दूसरी बात की जो ये जाहिर सी बात है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के साथ पाकिस्तान बना। 11 अगस्त 1947 को जब जिन्ना ने ये बेहद स्पष्ट कर दिया था, जिसको ये टैक्टिकल कह रहे हैं कि भाई वो डेमोक्रेटिक और सेकुलर स्टेट होगा, मंदिर जाएं लोग, मस्जिद जाएं लोग, लेकिन वो स्टेट मैटर नहीं होगा। तो इसको ये टैक्टिकल कह रहे हैं, तो ये फिर भारत के संविधान को फिर टैक्टिकल बताना पड़ जाएगा। भारत के संविधान में भी जब ये संविधान सभा में मसला उठा था कि हमें पाकिस्तान के संविधान को बन जाने का इंतजार करना चाहिए, इसका वो 56 में बना। हम लोग भी गलत सूचना दे रहे थे कि जनरल जिया उल हक के समय में इस्लामिक राष्ट्र हुआ, वो संविधान बनने के साथ इस्लामिक राष्ट्र हुआ, लेकिन उनका संविधान बनते मैंने वो नहीं कहा, मैंने इस्लामाइजेशन जो एक पूरे देश का होता है, यहाँ तक बढ़ गया जनरल जिया उल हक के आने के बाद, वो बढ़ा। यहाँ तक साड़ी जैसी पोशाक, बिंदी जैसी चीज वो तक इम्पोज होके बुर्का और उन सब पे आया, वो जिया उल हक के समय में।
बिल्कुल। तो ये चीजें ग्रेजुअली हुई। आरएसएस का यही एजेंडा है जो आज के इंटरव्यू से सामने आ रहा है। बाकी बातें देखिए, ये वाला कि कैसे फ्लरिश कर गया उस पर हम लोग और अलग से डिबेट रख सकते हैं और बात कर सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात कही, आत्मिक उत्थान और वो 2-4 क्रांतियां हो गई, इस क्रांति के जरिए क्या होगा। एक छोटी बात सिर्फ इस प्रसंग में भी कहना चाहूंगा कि यदि स्पॉन्टेनियस अम्बेडकराइट उभार था और वो कुछ दिनों के लिए कथित रूप से बंद हो गया है, हालांकि वो संघर्ष कर रहा है, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, जगह जगह लड़ाइयां आ रही हैं, मुकदमे हो रहे हैं, एफआईआर हो रहे हैं। एफआईआरों पर रिसर्च करवाना चाहिए बीरेन जी को कि वो कैसे एफआईआर हो रहे हैं, क्यों संघर्ष हो रहे हैं, क्यों ऐसे। इतना आसान नहीं है। वो यदि निकाला जा रहा था, वहां बारात निकाली जा रही है, सॉरी, बाबा साहब को लेकर के जुलूस निकाला जा रहा था, तो एक प्रक्रिया। लेकिन यदि संघ को टैक्टिस अलाउड है, संघ जब खोल में जा सकता है, चिट्ठी लिख सकता है, तो अम्बेडकराइट अपने टैक्टिस में क्यों नहीं जा सकते हैं। अभी नौकरियां लेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, स्टेट पावर में होंगे, बाद में देखा जाएगा। तो ये भी तो एक स्टेट उस तरह से, लेकिन उस दिशा में हम लोग आज बातचीत को ले जाएंगे तो वो फिर बटेगा। इसलिए एक दिन और हम लोग बीरेन जी को बुला लेंगे, अलग डिबेट पे जाएंगे। आज उस पर रखिए सकेत पे। अंतिम में आप बोलिएगा बीरेन जी, जब आपकी बारी है जी। हाँ ठीक है, सारी चीजें आप पॉइंट में रखिए, नहीं तो साकिब की टिप्पणी रही जाएगी। पॉइंट वाइज बोलिए, जैसे हमने पॉइंट वाइज कहा वैसे पॉइंट वाइज जी। मैंने इस पूरे भाषण को जो साक्षात्कार है उसको पढ़ा, उसमें जो चीज मार्क किया वो एक तो एक निराशा से भर जाने वाला है। किसी जो तरक्की पसंद इस देश का नागरिक अगर अगले 25 साल का विजन उसमें पढ़ेगा तो वो बिल्कुल मतलब निराशा से भर जाने वालों में से, और जो हासिल वो बता रहे। लेकिन खैर छोड़िए, उन सबको हटा के हम सिर्फ इसकी पूरे साक्षात्कार में मुसलमानों की बात नहीं की है। सिर्फ एक जगह जब वो अल्पसंख्यकों की बात दूसरे देशों के संदर्भ में आकर के वो बात हुई है, और वो बृहत्तर हिंदू जो है अखंड भारत, उन्होंने कहा है कि वैसे लोग जो खुद को हिंदू नहीं मानते, भारतवासी हैं, वो भी हिंदू यदि आत्मिक उत्थान के साथ अपने को मजबूत कर लेंगे तब उनको साथ लेके चल सकते। नहीं, और वो भी हिंदू है। सब कॉन्टिनेंट की बात जब वो करते हैं तो वो भी हिंदू ही है, हिंदू उसकी विरासत से ही आते हैं। तो लेकिन आप भारत के मुसलमानों के बारे में तो बात नहीं की है ना उन्होंने पूरे साक्षात्कार में। वो वही एक संदर्भ आया जहां कैटेगोरिकली एकदम टू द पॉइंट जो है वो अल्पसंख्यकों की बात की, उसमें भी वहां मुसलमानों की बात नहीं की है। बात की अल्पसंख्यकों की, हिंदू अल्पसंख्यकों की बात की है कि यहाँ पर मजबूत होगा तो फिर वो, और आजकल इन दिनों वो मजबूत हुए, वहां पर भी कोई छोड़ के नहीं आ रहा है, वहां पर है। तो एक आपने अगर इस भाषण को पढ़ा होगा या ये क्या होगा, तो आप क्या इसमें एक बतौर एक अल्पसंख्यक, इसलिए क्योंकि बाकी सब लोग हम सब भारतीय हैं, लेकिन आप एक अल्पसंख्यक भी हैं, तो मैं आपका नजरिया इस पे जानना चाह रही हूँ। अनम्यूट कर लीजिए। फिर से म्यूट हो गया, फिर से म्यूट हो गया। आवाज आ रही है? हाँ, देखिए एक्चुअली सबसे पहले मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि ये जो साक्षात्कार है इसको तो साक्षात्कार कहा ही नहीं जाना चाहिए। ये संजीव भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इसके लिए हम लोगों को कोई एक नया शब्द निकालना होगा कि इसको साक्षात्कार क्यों कहा जाए। ये पूरा ऑर्गेनाइजर के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है। ये बिल्कुल सबसे अच्छा मुझे लगा संजीव सर की ये बात कि ऑर्गेनाइजर के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है, ये स्क्रिप्टेड है और ये एक एजेंडे के तहत किया गया है। इसके पीछे का एजेंडा ये है, सामने बिहार चुनाव है, दूसरा 100 वर्ष जो आरएसएस के पूरे हो रहे हैं उसको लेकर के। और देखिए, और ये मोहन भागवत में ने जो ये बात अभी इस कथित साक्षात्कार में कही है, वो लगातार हिंदू एकता और इस पर बात करते रहे हैं कि हिंदुओं को वो करना चाहिए, ये जो भी है हिंदू एकता की वो बात करते रहे। लेकिन वो उस हिंदू एकता में ये जो वर्ण व्यवस्था है उसकी क्या जगह होगी, या उस वर्ण व्यवस्था को वो कैसे काउंटर करेंगे उस हिंदू एकता में, उसका कोई विजन या उसका कोई प्लान वो कभी भी नहीं बताते हैं। अगर वो ऐसा है तो उनको ये प्लान भी बताना चाहिए कि भाई दलितों का क्या स्थान होगा। सामाजिक उसमें समरसता सके, उसमें उन्होंने समरसता की बात की जी। आप जारी रखिए ना। हाँ, सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समरसता, सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समरसता क्या ऐसे आ जाएगी कि कोई दलित जो है घोड़े पे चढ़ जाएगा तो उसको पत्थर मारा जाएगा, या उसको पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा अपनी बारात निकालने के लिए, या ऐसे सामाजिक समरसता आ सकती है कि कोई अगर दुलार से प्यार से किसी दुकानदार के बच्चे को बेटा कह देगा, जो हम लोग आमतौर पर कहते हैं, मैं तो अपनी छोटी बहन को बेटा बोल देता हूँ,
ठीक है, तो हम मतलब एक प्रेम का भाव है ये, है ना। भांजा भांजी तो बाल बच्चा होते हैं, मैं अपनी छोटी बहन को बेटा बोल देता हूँ, तो बेटा बोल देने पर उसको मार दिया जाए, ये सामाजिक समरसता का कंसेप्ट है। और जिस हिंदू राष्ट्र की मोहन भागवत जी बात करते हैं या हिंदू एकता की बात करते हैं, मैं मौजूदा सूरत हाल पर बात करना चाहता हूं मनोरमा जी। बिहार में 20 सालों से हिंदुओं की सरकार है, कथित हिंदुओं की सरकार है, और केंद्र में तो हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो ये हिंदू हृदय सम्राटों की सरकार के बावजूद आप दलित उत्पीड़न के आंकड़े उठा के पिछले 10 सालों में देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा बढ़े हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी बात यह है। और जहां जहां जिन जिन स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी 2-2 दशक से 3-3 दशक से सत्ता पर काबिज है, वहां अनटचेबिलिटी कितनी है आप इसके बारे में पता कर लीजिए। गुजरात में आपको अनटचेबिलिटी का आंकड़ा सबसे ज्यादा मिलेगा, मध्य प्रदेश में अनटचेबिलिटी का आंकड़ा आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। जहां छुआछूत है, जहां अभी भी आज की तारीख में भी अलग चापाकल है, अलग तालाब है, ये बातें मीडिया में नहीं दिखाई जाती हैं। हाँ, 100 साल का जो उनका एजेंडा है, मोहन भागवत के इस इंटरव्यू को हम वहां से शुरू करते हैं। देखिए, आरएसएस क्या है? आरएसएस एक विचार है, आरएसएस एक विभाजनकारी विचार है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आरएसएस एक विभाजनकारी विचार है। तो पहले कैसे माइंडसेट तैयार किया? अभी जैसे हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि डिटोरिएशन हुआ है कम्युनिस्टों का और कांग्रेसियों का, तो ये असल में देखिए, मीडिया एक बड़ी ताकत होती है और मीडिया पर हमेशा दक्षिणपंथियों का कंट्रोल रहा है, इतिहासकारों पर हमेशा दक्षिणपंथियों का कंट्रोल रहा है। ये आजादी के बाद से, सर मैं आ रहा हूं, आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा सर। आपने अभी कहा रियासत मदीना, मैंने तो जिंदगी में पहली बार ये शब्द सुना है, रियासत मदीना। ये आरएसएस वाले गजवा हिंद बोलते हैं तो मुझे हैरत होती है। गजवा हिंद जो बोलते हैं कि ये तो मुसलमान गजवा हिंद का प्लान कर रहे हैं भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने में। गजवा को लेकर के मुझे लगता है कि एक क्लियरिटी होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, चूंकि आपने चर्चा शुरू की थी इसलिए। गजवा इस्लाम में उस संघर्ष को कहा जाता है जिसमें खुद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो शामिल हुए हैं। उसके बाद किसी भी संघर्ष में का जो इस्लाम के लिए हुआ है उसको गजवा नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट साहब नहीं है। तो अब दुनिया में किसी गजवा होने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है, क्योंकि अब प्रॉफिट साहब नहीं है। सबसे बड़ी पहली क्लैरिटी मैं इसलिए चाहता हूं कि इसको लेकर के जो है शब्द बोध जो है, देखिए आरएसएस महात्मा गांधी की हत्या को वध बोलता है, दरअसल यही सारा खेल शुरू होता है। आरएसएस आदिवासियों को वनवासी बोलता है, दरअसल सारा खेल यही शुरू होता है। आरएसएस इसीलिए बोलता है कि गजवा हिंद करने वाले हैं वो लोग, क्योंकि लोग गजवा उस पर रिसर्च नहीं करते हैं। आपने अभी रियासत मदीना का, मैं चाहता हूं कि आप बताइएगा मुझे कि रियासत मदीना वाला कंसेप्ट कहाँ का है, किसने लिखा है। मैं चाहूंगा कि मैं उस किताब को पढूं। अब बात करते हैं मोदी के शासन की। मोदी के शासन शुरू होने से पहले आपने देखा होगा बहुत टैक्टिकली टीवी के पैनलिस्टों पर एक आरएसएस चिंतक बिठाए जाने लगे। आरएसएस में चिंतक तो होता नहीं, वहां तो प्रचारक होते हैं। आरएसएस में चिंतक कौन करता है? कोई चिंता करने वाला है क्या? हमने सबसे पहले राकेश सिन्हा को जाने के आरएसएस चिंतक। राकेश सिन्हा संगीत रागी बैठते हैं आरएसएस चिंतक के तौर पर। ये एस्टैब्लिश किया गया समाज में कि ये आरएसएस एक विचार है, उसके चिंतक होते हैं। और उसके चिंतक कौन होते हैं? जो अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के प्रवक्ता के सपोर्टर होते हैं। ठीक है, तो वो एक माइंडसेट तैयार किया गया मीडिया के माध्यम से, गांव में, गली गली में, कि आरएसएस नाम की कोई चीज है। और मोदी के आने के बाद उसको जो है वो किया गया। अब देखिए मोहन भागवत की क्या संवैधानिक हैसियत है। मोहन भागवत कहीं भाषण देते हैं, विजयदशमी पे भाषण देते हैं, उसका लाइव टेलीकास्ट दूरदर्शन न्यूज करता है, जो सरकारी चैनल है। किस हैसियत से करता है? तो सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकारी संरक्षण में आरएसएस जैसी जहरीली विचारधारा को पनपने पसरने का मौका दिया जा रहा है। और उसमें वही बात है जो कि वो बहुत लाग लपेट करके, मतलब घुमा फिरा करके मोहन भागवत जी कहते हैं हिंदू एकता। उस हिंदू एकता में वो दलित कहाँ है जिसके चेहरे पर पेशाब कर दिया जाता है? वो आदिवासी कहाँ है जिसकी जमीनें कब्जा कर ली जाती हैं? वो ईबीसी कहाँ है जिसको जातीय उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है? ऑफिस में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में वो बच्चे कहाँ हैं? वो अति पिछड़ों के बच्चे कहाँ हैं? वो दलितों के बच्चे कहाँ हैं जिनको कॉलेज में जो है जातीय उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है? वो उस हिंदू एकता में किस खांचे में बैठते हैं? मोहन भागवत जी को सबसे पहले इस पर क्लियरिटी करनी चाहिए। जी मनोरमा। हाँ, मनोरमा चली गई हैं तो सर आप कंटिन्यू कीजिए।
बिल्कुल नहीं, तो आप जो है बीरेन जी की तरफ ही दे देते हैं, सीरियल नंबर से जी नहीं। जी जी बिल्कुल अब जब बिल्कुल बीरेन जी बिल्कुल बोलेंगे, उसके बिल्कुल। बाद वो सीरियल फिर हेमंत जी की तरफ, और फिर हम लोग बात करेंगे। जी बीरेन जी, अब आप बात रखिए। अनम्यूट एक कीजिए, मिनट अनम्यूट अनम्यूट। कर लीजिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। अच्छा, हमारे मेरी मित्र, तरफ से। हाँ, अरे आवाज आ हमारे रही है सर मित्र, आपको? हाँ, हमारे मित्र साकिब साहब ने कहा कि उन्होंने ये पहली बार सुना है कि पाकिस्तान की कल्पना रियासत मदीना के रूप में हुई थी। इस पे एक फुल फ्लेज्ड बुक है वेंकट धूलीपाला का लिखा हुआ, 2015 में पब्लिश है। इस बुक का टाइटल है क्रिएटिंग ए न्यू मदीना, स्टेट पावर, इस्लाम एंड द क्वेस्ट फॉर पाकिस्तान इन लेट कॉलोनियल नॉर्थ इंडिया। बीरेन सर, इनकी एकेडमिक अथॉरिटी को आप क्या मानते, कहाँ के हैं? ये एग्जैक्टली मेरा भी यही सवाल है, एग्जैक्टली मेरा भी यही सवाल है। ये बीरेन सर अमेरिका जेएनयू के में, बीरेन जी जेएनयू में पढ़ाते हैं। अच्छी अच्छी रिव्यू आई है इनकी नहीं 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 नहीं, अकादमिशियन में। ये हैं कहाँ से, ये कौन है? ये प्रोबेबली यूएस में कहीं ये पीएचडी लिखी गई थी। अच्छा, मतलब ये उनके पीएचडी पीएचडी, स्कॉलर है। हाँ, तो और अब ये इनकी अमेरिका इनकी के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं शायद अभी। अमेरिका तो बम्बार्डिंग है। तो हाँ, ये लेकिन एक इनकी प्योर अथॉरिटी को आप अकादमिक कितनी पीएचडी है। रखेंगे? हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि इसकी हालांकि 1 to 1 हो जा रहा है, सॉरी, सिर्फ इन पर पूछ ले रहे हैं, बाकी नहीं पूछेंगे कि इनकी अथॉरिटी को कहाँ रखेंगे। क्या ये जिन्ना अथॉरिटी के शब्द का मतलब क्या है? यदि अपने किसी नहीं, अकादमिक, दो चीजें हैं उसमें। इनके किताब यदि आपने पढ़ी है तो हमें ये बताइएगा कि जब ये प्रस्ताव आया था जिन्ना के पास कि ये पाकिस्तान हो, और उन्होंने वाटर रबीज का के पहली बार खारिज कर दिया था उस प्रसंग को, या 2-3 सवाल। दूसरा कि जो महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट के साथ जाकर खड़े हुए थे, उसको भी ब्लंडर कहा था, यानी वो सेकुलर स्टैंड था जिन्ना का, उसकी बात। और तीसरी बात कि ये मोहम्मद कयूम अंसारी बिहार से थे, और उन्होंने 40,000 मुसलमानों का इंडिया गेट पे एंटी पाकिस्तान प्रदर्शन कराया था। ये सब चीजें लिखिएगा, कौन सी अथॉरिटी है। बाकी आप 1 to 1 नहीं करेंगे, सॉरी, ये 1 to 1 हो जा रहा है। देखिए इतिहास से ये बिल्कुल एक पक्षीय चीज निकाल ले रहा। ये थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो एटीट्यूड है। गया था, तो इसलिए मैं कैसे हो गया? हम पूछ रहे हैं उनकी अथॉरिटी, आप हमारी अथॉरिटी चैलेंज मैं कर आपके रहे हैं। प्रश्न पे आ रहा हूँ, मैं आपके प्रश्न पे आ रहा हूँ। हाँ, पाकिस्तान लेकिन मूवमेंट का अच्छा किया वीरेंद्र सर बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा सवाल से ज्यादा अभी काउंटर में बोलने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, आप उसको एड्रेस कर लें। पाकिस्तान मूवमेंट का मुख्य केंद्र अभी का पाकिस्तान नहीं था। ये प्राइमरली यूपी, बिहार और बंगाल के मुस्लिम्स का फेनोमेना था। जिन्ना इस कोर एरिया से नहीं आते थे, उनके थिंकिंग गुजराती होने के कारण वो एक अलग, लेकिन वो सर वो विषयांतर हो जाएगा ना। हाँ, सर वो विषयांतर हो जाएगा। मैंने विषयांतर नहीं हुआ मनोरमा, मैंने सवाल दिया सर को। हाँ, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ। मैंने सवाल दिया क्योंकि एक अनोन सा किसी का कोट कर रहे थे, तो हमने कहा ये अनोन किताब नहीं है, बहुत अच्छी वाली एकेडमिक बुक है, अच्छे जगह जर्नल्स में रिव्यू हुई है। आप जेएनयू में प्रोफेसर हैं, आपकी एक अथॉरिटी है, वो कहाँ रिसर्च, एक इतिहासकार होते हैं आरएसएस वालों के पास, ओक साहब। अब बोलिए फिरते हैं ताजमहल के नीचे क्या था। किसी टियर 1 नॉर्थ अमेरिकन यूनिवर्सिटी में कोई रिसर्च हो और आपकी विचारधारा से वो मेल नहीं खाती हो, तो आप सीधे उसको ऐसा लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है, अच्छी बात। जेएनयू के बारे में भी बहुत सारे लोग ऐसा ही लैंग्वेज यूज करते हैं। सर एक चीज मेरे भी सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये रियासत मदीना, ये तो इतिहास की खुदाई में मिला नहीं है। अगर ये रेफरेंस नॉर्थ इंडियन मुस्लिम्स ने, बिहार यूपी के मुस्लिम्स ने इस टर्म का यूज किया कि हम एक नया मदीना बनाएंगे, एक नया मुस्लिम स्टेट बनाएंगे। और अभी के पाकिस्तान में जब जब लेजिटिमेसी का क्राइसिस होता है, रियासत मदीना बनने लगता है। बीरेंद्र सर, अब इसी बात को हम ऐसे ले चलें, हालांकि 1 to 1 हो जा रहा है, कि आज जो प्रज्ञा ठाकुर, जिस पर इसी सरकार ने पहले उसको सांसद बनाया और उसके बाद अब एनआईए ने उसके खिलाफ ये फांसी की मांग कर दी, ये प्रज्ञा ठाकुर या एक जो गोली मारता हुआ हर साल जो गोली मारती है महिला सकुन पांडे,
ऐसे किसी को रिसर्च में ला करके ये सिद्ध कर दिया जाए कि मोदी सरकार के दौरान, या आरएसएस को भी, हम आरएसएस में उसको नहीं लाते हैं तो उसके संगठन अलग हैं, तो क्या आप उस तरह के रिसर्च को अलाउ करेंगे जेएनयू में? आपके अंदर में कोई रिसर्चर आएगा और ये बताएगा कि इस वक्त की मुख्य विचारधारा ये है, रियासत मदीना जैसा, आप अलाउ करेंगे? आप उसको अप्रूव करेंगे? आपके पास कोई ऐसी पीएचडी आएगी तो आप उसको ओके कर देंगे? मेरा तो ये सब। आपको इस पीएचडी से समस्या क्या है? अनेक लोगों ने पाकिस्तान के आइडिया की किताबें लिखी है, उसका एक पक्ष ये भी है। रख रहा हूँ, समस्या सामने रख रहा हूँ, आपके सामने। हम लोग चीजों को टोटालिटी में देखने में विश्वास करते हैं। अब मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ। इस बात को मान लें कि पाकिस्तान का निर्माण यूपी बिहार के मुस्लिम्स ने ही करवाया था। ये बंगाल से शुरू हुआ था। बंगाल यूपी, नॉर्थ इंडिया मान ले, बंगाल, बिहार और यूपी, इनके मुस्लिम्स ने करवाया था। इनके एक सिग्निफिकेंट सेक्शन वहां जाने के इच्छुक थे। अब दूसरी बात, ये संघ पे जो आप आ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र और वो सब, देखिए अभी जो ब्राह्मण डोमिनेंस आप देख रहे हैं भारत में। अच्छा, ये भी कैसे वीरेंद्र सर, लीडरशिप है पंजाबियों के हाथ में और थोड़े बंगालियों के हाथ में, जो बाद में बंगाल उधर हो गया, और आप बिहार यूपी के मुसलमानों की बात, और 40,000 कयूम अंसारी के नेतृत्व को आप खारिज भी कर रहे हो। मैंने बोला एक सिग्निफिकेंट सेक्शन नॉर्थ इंडियन मुस्लिम्स का होगा ना, पाकिस्तान के फेवर में था, तभी जिन्ना साहब इतनी सीट जीत पाए। वैसा ही वो वही है जो आज हम हवा में सीट तो जीत नहीं रहे थे, उनको वोट मिला तब जीते। वीरेंद्र सर, थैंक्स टू भगवान, यदि कोई भगवान है कहीं पे, कि उतनी ही संख्या में अभी ये मोहन भागवत वाले चले हैं भारत में, उससे ज्यादा नहीं हो पाए। हर जगह ऐसे लोग रहते हैं, लेकिन भारत गया कहाँ, इसका लीडरशिप कहाँ लेके गया? जिन्ना साहब को यूपी बिहार में सीट मिले थे या नहीं मिले थे, कि कांग्रेस को मिले थे मुस्लिम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से? आप केवल इतना बता दीजिए। नहीं, मैं सहमत हूँ, आज भी आरएसएस के समर्थक है ना यहाँ, लेकिन वो मुख्य विचार आज भी भारत छोड़ दीजिए। मैं एक हिस्टोरिकल फैक्ट बोल रहा हूँ कि अधिकांश मुस्लिम सीटों पे जिन्ना साहब को जीत मिली थी या नहीं मिली थी? आप केवल इतना बताइए। और जीत मिली थी तो वोट दिया होगा लोगों ने, तभी जीत मिली थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोई वो एक लौता ट्रेंड था उस सोसाइटी का, और बहुत सारे लोग होंगे जो इसको विरोध में भी होंगे। देखिए, गजवाए हिंद रियासत मदीना, आपको बताना पड़ेगा कि मोहम्मद अली जिन्ना या अली बंधुओं में से कोई, या उस तरह को जो नेतृत्व देने वाले, अब हमको ध्यान में लाना पड़ेगा कौन कौन उनके नेतृत्वकारी थे। ये लोग बात कर रहे थे क्या पाकिस्तान? शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन मदनी, मौलाना महमूदुल हसन मदनी, जिनको शेखुल हिंद बोलते हैं, उनके डॉक्यूमेंट में कुछ था क्या रियासत मदीना? आप ऐसे कुछ 10 लोग कहीं यूपी में, या 50 लोगों की कोई सभा हो जाएगी, कोई सकून पांडे मार देगी गोली, रोज हर बार मारती है कोई। आप इसी किताब पे एक डिस्कशन करवाइए, कभी करते हैं जी। सर, किताब का नाम एक बार जरूर बता दीजिएगा, मैं नोट करूंगा और मैं रिसर्च करूंगा उस पे। जी, किताब का नाम है किताब पर, मुझे आपत्ति किताब पर, न्यू मदीना, स्टेट पावर, Islam and the quest for Pakistan in late colonial North India। वेंकट धूलीपाला का लिखा हुआ है ये। शफाक, ठीक है, ठीक है जी। अब जो मुख्य बात है वो उस पे आ रहे हैं आज का जो प्रोग्राम है। जी बिल्कुल। अभी का जो ब्राह्मण डोमिनेंस आप देख रहे हैं भारत की सोसाइटी में, पिछले मान लीजिए 100 सालों से या उससे थोड़े पहले से, मान लीजिए ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड से, वो एक आर्टिफिस या मान सकते हैं मेन हिस्टोरिकल ट्रेंड का वो एक एबिरेशन है। प्राचीन भारत में मुख्य रूप से शूद्र राजाओं ने राज्य किया, वैश्य राजाओं ने राज्य किया। नर्मदा के दक्षिण में शूद्र होते नहीं थे, क्षत्रिय होते नहीं थे। वहां बाइपोलर सोसाइटी थी, एक पोल पे ब्राह्मण थे, बाकी पूरी सोसाइटी शूद्र थी, उन्हीं के राजा बनते थे। तो ये नॉर्म था, और उनको लेजिटिमाइज करने के लिए ब्राह्मणों का एक सेगमेंट हमेशा तैयार रहता था। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस भी थे, पुष्यमित्र शुंग भी हुए और बाकी लोग भी हुए, लेकिन
किंगशिप पे, स्टेट अथॉरिटी पे किसी वर्ण विशेष का, किसी जाति विशेष का कोई आधिपत्य नहीं था। लगभग हर कोई बहुत सारी जातियों ने लोकल एरियाज में, लोकलाइज्ड स्पेस में रूल किया, अपने राजा प्रोड्यूस किए। आप जानते हैं कि लखनऊ एरिया में, अवध में पासियों का रूल था। बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं। आप ये सर यहाँ पे एरिया, थोड़ा सा रुकूंगी, लेकिन जो मुख्य रूप से आपसे मैं सुनना चाहूंगी कि आप इस पूरे जो भाषण है मैं इस उसमें पूरे आगे के भारत के बारे में उसी पे आ रहा हूँ। कहाँ तक सहमत है आप? मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप देखेंगे कि ग्रेजुअली पावर भारत के सवर्णों के हाथ से स्लिप होती जाएगी इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर ही, और फिर से ब्राह्मण लेजिटिमाइजेशन के रोल पे बैक टू बेसिक्स हो जाएंगे। ये एक ट्रैजेक्टरी इस दिशा में जाती दिख रही है। संघ यहाँ कहाँ एडजस्ट करेगा, उसकी क्या दिशा होगी, मैं इस बारे में नहीं जानता। ठीक है, चलिए हेमंत जी, आप छोटा छोटा सा, क्योंकि 1 घंटा पूरा हो चुका है, तो बिल्कुल हम चाहेंगे, लेकिन फिर भी वीरेंद्र जी ने जो एक बात मैं बोलता हूँ, आप रुकिए। जो ब्राह्मण लेजिटिमाइजेशन की तरफ जाएगा, ये वाली बात आप कैसे, मतलब इसको कहाँ तक आप क्या टिप्पणी करेंगे इस पर? देखिए, एक तो है कि हिंदुत्व तो कुछ भी नहीं है, ब्राह्मणवाद को बनाए रखने का एक अभियान है, और यह जो अभियान है वह मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ एक राजनीतिक अभियान है। बीजेपी इसको सीधे नहीं चला सकती है, तो आरएसएस के जरिए चलाती है। एक उदाहरण मैं और देता हूँ। मैं रोज इन चीजों पर मनन करता हूँ और उसी से समझता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। अभी जो बिहार में कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ, तो एक विधायक हैं संजय सरावगी, दरभंगा शहर से, वो शायद 7वीं 8वीं बार विधायक बने हैं, और मेरा भी उनसे परिचय है क्योंकि मैं दरभंगा में रहा हूँ 4-5 सालों तक। तो उनको कैबिनेट एक्सपेंशन में मंत्री बनाया गया और भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग उनको दिया गया। वो जब पदभार ग्रहण करने के लिए गए अपने दफ्तर में, तो वहाँ पर पहले से 8-10 ब्राह्मण खड़े थे, आरती वारती लेकर के, फूल माला लेकर के, और वहाँ पहुँचे तो मंत्रोच्चार शुरू हुआ और उनके ऊपर अक्षत चंदन ये सब छीटा गया, फिर कुर्सी पर छीटा गया और उनको ले जा करके बिठा, शंखनाद ये सब हुआ। ये जो स्टेट में जो ये इस तरह की जो भूमिका जो है, इसको मैं मानता हूं कि जब इस तरह का होने लगता है तो सोसाइटी का वह हिस्सा जो इन सब से पीड़ित है या इन सब से वो दबा हुआ महसूस करता है इनकी हेजेमनी से, तो वो उसके सामने क्या दृश्य उत्पन्न होता है? उसके सामने दृश्य ये उत्पन्न होता है कि एक स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाला मंत्री जब 2 टके के ब्राह्मण के सामने वो नतमस्तक है, तो हमारी क्या हैसियत है? आप याद कीजिए कि जब राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ जाना चाहते थे, उसका जो जीर्णोद्धार ये सब जो हो रहा था, तो नेहरू जी ने इस पर आपत्ति की थी कि आपको नहीं जाना चाहिए। जब इस देश का अंबानी शंकराचार्य के सामने, जो उनके बेटे के शादी के बाद आयोजित समारोह में अपना तख्त लेकर के गए थे, जो उनका तख्त लेकर के लोग चलता है, 4-5 लोग कंधे पर उठाकर चलते हैं, जहां जाते हैं वहां लगाकर बैठते हैं, अंबानी आकर के उनका पैर छूता है और प्रधानमंत्री जी उनका पैर छूते हैं। ये दृश्य क्या बताता है? यह दृश्य उन असंख्य लोग भारतीय को उदास और हताश कर देता है जो इनके सांस्कृतिक और इनकी सांस्कृतिक ताकत, इनकी बौद्धिक ताकत और इनकी सामाजिक ताकत के तले दबा हुआ कड़ा रहा है। ये जो हेजेमनी है, इसको अब कहा जाता है कि हेजेमनी विथ कंसेंट।
तो मोहन भागवत जी का पूरी जो बातचीत है, मैं उसको इसी इर्द गिर्द देख रहा हूँ कि जब वो कहते हैं कि हमको ये हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए, तो एकजुट होने का मतलब किसी के खिलाफ खड़ा होना है। और वो कौन है? वो मुसलमान है, वो ईसाई है, जिसके खिलाफ खड़ा होना है। और ये हिंदुओं को जब एकजुट करने की बात करते हैं तो वहां जाति की कोई बात नहीं होती है, जाति तोड़ने की कोई बात नहीं होती है, उसको बनाए रखने की बात होती है। और इसके लिए इस नए आधुनिक भारत में भी इसको आप अलग अलग जगहों पर महसूस कर सकते हैं। शशि थरूर जैसा व्यक्ति वर्ण व्यवस्था के पक्ष में खड़ा होता है, तो आप कहते हैं कि ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। अरे उसको नए सिरे से मैं कह रहा हूं कि जीवन के हर क्षेत्र में, सांस तक लेने में उसकी हेजेमनी को ये अथॉरिटी देना है कि ये हमारी सहमति के बिना सांस भी नहीं लेना है तुमको। ये जो पूरी परियोजना जो चल रही है वो वही है। ये ब्राह्मणवाद वो उसका वाहक जो है वो सब बनेगा उसमें जी। उसका जैसे आपने कहा कि जो उन जातियों को जो आजादी के बाद से और 90 तक जो पावर इसमें फोल्ड में जो नहीं आ सके, जिनको जो उपेक्षित महसूस कर रहे थे, दिल्ली का सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां वाल्मीकि समाज सबसे ज्यादा उसका सांप्रदायिकरण हुआ, जो वहां दंगों में सबसे ज्यादा आगे बढ़ करके हिस्सा लेता रहा है। तो मैं कहता हूं कि ये किसका वाहक बनाई है? ये ब्राह्मणवाद का वाहक बनाई है जी। और जो वनवासियों की भी बात अभी इसमें भी जो की है उन्होंने, मतलब आप देखिए कि 30 लोग मारे गए। आप बताइए कि वो 30 लोग मारे गए माओवादी नक्सलवादी बता करके, उसकी घोषणा हर्षोल्लास के साथ हुई। मैं कहता हूं कि जिस दिन कसाब को फांसी हुई थी, और मैं वो निगम का चेहरा मुझे याद अभी भी है, वो जो वकील जो था सरकार का, और उसने हंसते हुए घोषणा की थी उसके फांसी दिए जाने के बाद कि कसाब को फांसी दे दी गई। मेरे मन में एक चोट पहुंची कि किसी भी, चाहे वो दुश्मन क्यों नहीं हो, उसके मौत की सूचना हंसते हुए तो कोई बहुत ये हृदयहीन व्यक्ति ही दे सकता है। अमित शाह जी इसकी हर्षोल्लास के साथ घोषणा करते हैं, सेना के लोग वहां पर जश्न मना रहे हैं, बंदूक लेकर के कूद रहे हैं उसकी लाश पर। और आज पेट्रोल से लाश जलाने की जो खबर है वो भी उसी तरह से। वो कैट देश के लोग हैं क्या? आप समझिए कि उसी आदिवासी समाज का, जिसको वनवासी बताकर उसका सांप्रदायिकरण किया जा रहा है, और उन्हीं के खिलाफ बंदूकें चल रही, इसलिए कि वो वन क्षेत्र पूरा खाली करवाना है उसका दोहन करने के लिए। आप किसी भी जो झारखंड के इलाके में चले जाइए, आप उत्तराखंड या किसी इलाके में चले जाइए, जहां भी आप जाते हैं आपको साफ साफ दिखाई देता है कि आदिवासी इलाके का व्यक्ति सबसे ज्यादा उपेक्षित, शहर के किसी कोने में पड़ा हुआ, कहीं भिखारी के रूप में, कहीं मजदूर के रूप में वो पड़ा हुआ दिखाई देता है। उसके जो जल जीवन और जंगल की रक्षा का जो सवाल है, वो उस सवाल आपने माओवादी नक्सलवादी होने के नाम पर उड़ा दिया उनको। तो ये जो है, ये जो खतरा है, इस मोहन भागवत जी बिल्कुल इसी लाइन पर जा रहे हैं। उनको उनके हिंदुत्व का पूरा दर्शन जो है, हिंदुओं को एकजुट करने का दर्शन, वही खतरनाक दर्शन है कि हिंदुओं का सैन्यकरण और सेना का सांप्रदायिकरण। और ये अभी सबसे ज्यादा दिख रहा है, सबसे अधिक दिख रहा है। सोफिया कुरैशी के घर वालों को उठा करके मंगवा लिया गया रोड शो। मैं कह रहा हूँ उठा करके मंगवा लिया गया रोड शो। कलेक्टर ने फोन किया कि आप लोग आ जाइए। क्या तमाशा है ये तो गनीमत है कि सोफिया कुरैशी को नहीं कहा गया कि आप आइए इसमें रोड शो में। ये प्रतीकात्मक है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई सेना का सेनाध्यक्ष के परिवार को अगर आप बुला लेते हैं इस तरह से, वो माना जाएगा कि सेनाध्यक्ष शामिल है उसमें। ऐसे चीजों से परिवार को भी दूर रखा जाता है। परिवार का भी प्रतिनिधित्व जो होता है वो माना जाए कि उसमें उनकी सहमति है। आपने कैसे बुला लिया उनको? जी, ये क्या है? यही है सेना का सांप्रदायिकरण जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए
अब कम समय रह गया, मैं छोटी छोटी सी टिप्पणी साकिब आपसे और संजीव जी से आखिर में ले लूंगी। देखिए मैं पहले 2-3 बात ये कर देना चाहता हूँ, पहले फिर आखिर में साकिब के पास आएंगे। साकिब से या बीरेन जी रहे, बीरेन जी के बाद साकिब से लास्ट में ले लीजिए। यदि बीरेन जी तो कह चुके, अभी कुछ कहना हुआ। एक तो ये जो किताब है धूली पड़े का, उनका उसका मैंने कुछ रिव्यूज देख लिया। तो धूलीपाला ये किताब जो है, इसमें कहीं कोई ये रेफरेंस नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है कि वो मदीना इनका कंसेप्ट है, ये दूसरा मदीना बनाने की कोशिश है। और वो जिस तरह के हिंदू जिसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं, 2-3 बात कहना चाह रहा हूँ। जो मोहन भागवत ने कहा है वही तो लोग हैं, इसी से तो भारत पाकिस्तान बना है। एक मोहन भागवत से बना और एक दूसरे ऐसे ही लोग जो उसी का ये किताब उसी पे रिसर्च वर्क है कि उस वक्त जो समर्थन था इस्लामिक आइडियोलॉजी के हिसाब से उसने क्या काम किया, उसी तरह का हिंदुत्व आइडियोलॉजी है जो खतरनाक है। एक दूसरी बात कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जहां चिन्हित कर रहे हैं दोनों ही अपने पहले भाषण में भी कि धर्म परिवर्तन क्यों जरूरी, और उसके बाद थॉट्स ऑन पाकिस्तान में भी बुरी तरीके से, हालांकि उसी के आधार पे मैं इस पे कम्युनिस्टों को कटघरे में खड़ा करता हूँ कि बाबा साहब को लगातार मुस्लिम बताया गया, उसमें सब लोग शामिल रहे, आरएसएस वाले भी रहे। लेकिन वहीं थॉट्स ऑन पाकिस्तान में ही उन्होंने ये बात कही कि हिंदू राष्ट्र बेहद खतरनाक होगा, इक्वलिटी के खिलाफ है, फ्रेटर्निटी के खिलाफ है और उसके खिलाफ है, स्वतंत्रता के खिलाफ है। ये उनका वाक्य हुआ। इसके अलावा ये जो मोहन भागवत कह रहे हैं समरसता, यही तो है ना बेसिक सवाल कि आपके हिंदू राष्ट्र में जो उन्होंने कहा है, जो बीरेन जी कह रहे हैं वो दूसरी बात कह रहे हैं, वो उनकी अपनी कल्पना हो सकती है कि वो ब्राह्मण चले जाएंगे, वो तो समरसता की बात कर रहे हैं ना, वो एंटी ब्राह्मण का। हम मोहन भागवत को माने कि बीरेन जी, आज हम लोग इंटरव्यू पे बात करें कि बीरेन जी की बात पे बात करें। तो जो हो रहा है, जिसके जरिए हो रहा है, यदि कटियार को आगे विनय कटियार को आगे लाया जा रहा है, उमा भारती, ये सब तो देख रहे हैं हम लोग, यही तो उनकी ताकत, हम तो बात ही कर रहे हैं। तो हमारे संजीव जी, हमारे आउटसाइड पैनलिस्ट ने भी आपने जो बात बोली उस पर बहुत चुटीली टिप्पणियां की हैं। अब विनय कटियार हो, उमा भारती हो, या जितने लोग भी, ये इस तरह के जितने भी लोगों के जरिए काम हो रहा है, या ये सच है कि ब्राह्मणों का जो सीधा वर्चस्व होता था और थ्रू इवन ये स्थिति पैदा कर दी आरएसएस ने, और मोदी ने, ये श्रेय देना पड़ेगा कि आज राहुल गांधी को ओबीसी करना पड़ रहा है, ये श्रेय जाता है उनको, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि आरएसएस जो है इक्वलिटीवादी हो गया, बात कर रहा है। बिल्कुल, देखो तो मोहन भागवत का इंटरव्यू कह रहा है ना, मोहन भागवत का इंटरव्यू बहुत कायदे से कह रहा है कि महिलाएं आत्मिक अपना विकास करें, इसलिए राष्ट्रीय विकास समिति हमने अलग से वो करें। किसको मूर्ख बना रहे हैं? और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि महिलाओं को, आपके तो सारी, आप जिस तरह, एक ही सवाल है कि क्या मोहन भागवत चातुर्वर्ण व्यवस्था के खिलाफ है, क्योंकि मुख्य आइडियोलॉजी तो वहीं से खड़ी होती है। बाकी उन्होंने, देखिए पॉपुलर टर्म में मोहन भागवत चतुर आदमी, यहाँ दिल की बात निकली है। पॉपुलर टर्म में कहीं भाषण दे दिया था, याद होगा आप, हम लोगों ने उस पर भी बात की थी कि ब्राह्मणों ने जाति बना दी है, ये भी मोहन भागवत का है। ये बहुत होशियार स्टेटमेंट है कि ब्राह्मणों ने, बाबा साहब ने कहा ही नहीं कि ब्राह्मणों ने जाति बना दी, लेकिन मोहन भागवत समाजशास्त्री हैं जिनको पता है कि ब्राह्मणों ने जाति बना दी। कोई मूर्ख आदमी भी नहीं बोलेगा, लेकिन वो पॉपुलर टर्म में बोला। और यहाँ मूल कहानी है, ये इंटरव्यू वो है जिसमें मोहन भागवत के आरएसएस के दिल की बात सामने आ गई, जो ऐसा ही है, उनको मदीना बनाना है। तो जो मदीना उसने कल्पना में की है, वो मदीना उसने ये नहीं लाया, वो किताब का ये है कि वो मदीना उनका अपना है कि एक मदीना बनाना चाहते थे, और वो इस आधार पर। तो ऐसे ही प्रज्ञा ठाकुर, शकुन पांडे, ये कौन जो गया है अभी डेलीगेशन में सांसद, और वो जगूड़ी, संसद में क्या क्या नहीं तमाशे हुए, इन सब के साथ मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बात तो बराबर ही है ना, वो सब जगह वो इनका कोई अलग जगह, इनका तो कोई, देखिए हिंदू धर्म के साथ क्या हुआ, हिंदू धर्म के साथ अपना कुछ नहीं था, अपनी किताब नहीं, अपना कोई धर्म स्थल नहीं। ये सब पाकिस्तान मॉडल पे एक अयोध्या खड़ा करेंगे, एक राम खड़ा कर रहे हैं। हिंदू तो आस्थाओं का समुच्चय है ना, हिंदू तो कोई ऐसी कोई सच चीज तो थी नहीं है। ये राम वाला करेंगे कि कृष्ण वाला करेंगे कि शिव वाला करेंगे, इसमें फंस जाएंगे। इसलिए ये मदीना नहीं बना सकते, इनके पास कोई मदीना है ही नहीं। इन्होंने काल्पनिक अयोध्या खड़ा करने की कोशिश की, ये संकट है। जी वीरेंद्र जी, बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास, और साकिब की आखिरी टिप्पणी में नहीं, समय की सीमा मत, अभी तो अपनी रात अपनी है, तो समय की सीमा क्यों बांध देना है? मेरे लिए है
मुझे कुछ दवाइयाँ खानी है खाना खाने के बाद। ठीक है। आप आज हमारे संजीव भाई बड़े दुखी हैं, हमारे संजीव भाई बड़े दुखी हैं। मैं दुखी नहीं है भाई, मोहन भागवत मैं के इस पे इतना शानदार इंटरव्यू है, उसका विश्लेषण हम लोग करने बैठे थे, दुखी होने का सवाल कहाँ है? जिस और ऑथर सबसे को आप सबसे बड़ी मतलब बात, बिल्कुल मेरी बात सुन लीजिए, जिस हिस्टोरियन को आप बिल्कुल गौन, बिल्कुल आउट ऑफ द वे या आउट ऑफ सिस्टम या बिल्कुल पैम्पलेट राइटर मानते हैं, ये नहीं, उनके बिल्कुल मैं कैम्ब्रिज के पैम्पलेट लिए मेरी बात सुन उनकी बात लीजिए, कर, ये उनके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लिखी हुई पीएचडी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से ही पब्लिश है, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में फैकल्टी है अभी, जिसकी प्रसिद्धि भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से ज्यादा है। नहीं वो तो ठीक है, वो भी सारी चीजें आपके, अब मैं दूसरी बात इसीलिए मैंने रिसर्च करके बता दिया कि मदीना वाली बात उनका अपना कंसेप्ट है, मदीना वाली बात उस रिसर्च वो का पूरी पढ़िए, मेरी इतना ही आशा है आपसे। दूसरी बात मैं आना चाह रहा हूँ कि मुख्य बात यह है कि यह देश इतना बड़ा है कि ये किसी एक सिंगल बुक, किसी एक सिंगल कल्ट, किसी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं चलेगा। ये जिनकी जो भी कल्पना रही हो, या जो मनुस्मृति उठा के लाए या कुछ भी उठा के लाए, इतिहास की अपनी एक गति होती है, और इसकी गति भारत के संदर्भ में यही है कि चतुर्वर्ण या मनुस्मृति के अनुसार ये देश कभी चला नहीं। यहाँ वैश्य राजा हुए, सबसे पहले एम्पायर बिल्डर महापद्मनंद, जिनको सर्व छत्रांतक बोला जाता था, सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला, वो भी शूद्र थे। उसके बाद के एम्परर मौर्य, वो भी शूद्र थे। उसके बाद के जो थे कुषाण, सेंट्रल एशिया से आए हुए ट्राइब थे। उसके बाद के जो थे समुद्रगुप्त और गुप्त डायनेस्टी, वो वैसे थे, या हर्षवर्धन, वो वैसे थे। तो जिस चतुर्वर्ण के अनुसार हम कल्पना कर लेते हैं कि इतिहास ऐसे ही चला होगा, वो वैसा है नहीं। अभी भी यदि वैसी कोई कल्पना कर रहा है तो ये बिल्कुल भ्रामक कल्पना है। अभी जो होने जा रहा है, जो मुझे जहां तक दिख रहा है एक लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन के रूप में, कि हिंदुत्व का झंडा मुख्य रूप से ये शूद्र जातियां, वैश्य जातियां, या टेक्निकल लैंग्वेज में बोले ओबीसी जातियां, वही उठाएंगे, वही हिंदुत्व के मुख्य धर्म ध्वजा रक्षक और धारक होंगे, और उनको लेजिटिमाइज करने के लिए कुछ ब्राह्मण हमेशा मिल जाएंगे। सिस्टम में ग्रेजुअली अन्य लोगों का भी पेनिट्रेशन होगा, और सिस्टम का वो रूप नहीं होगा जो आप अभी देख रहे हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से सवर्ण लगभग आउट हो चुके हैं। कहीं वो मुख्यमंत्री बन जाए या कुछ बन जाए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन सवर्ण स्वर्णकाल कांग्रेस के स्वर्णकाल तक ही था, 1990 तक। वो फेज अब समाप्त हो चुका है। अब उसके बाद गंगा, यमुना और नर्मदा में और कावेरी में बहुत पानी बह चुका है। सोसाइटी वैसी नहीं रहेगी, और जिस रूप में हिंदू राष्ट्र की कल्पना करके हमारे चंदन भाई डरा रहे हैं, मुझे वो होता नहीं दिख रहा है। हमने कहाँ डराया? वो तो हम तो मोहन भागवत का इंटरव्यू सामने रख रहे हैं। वो मैं के नहीं रहे। हमें और किसी 1% जनसंख्या वाली जाति से, लेकिन इसका श्रेय हम भाजपा नहीं, सवर्णों के हाथ से बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऑर्गेनाइजर की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजर में दिए गए इंटरव्यू और इसके पहले मोहन भागवत के दिए गए कई बयानों पर बात कर रहे हैं हम लोग। वही मॉडरेटर की भी बात सुनी जाए, मॉडरेटर की भी बात सुनी जाए। सवर्णों के हाथ से जो सत्ता है, वो तो इसका श्रेय सिर्फ भाजपा को ही क्यों जाएगा? तमाम जो क्षेत्रीय दल है, तमाम राज्यों में उन्होंने पहले से उनको भी जाएगा, उनको जाना चाहिए। ये एक बल्कि उनके रिवर्सिबल प्रोसेस है जो अब रिवर्स नहीं होगा। बल्कि उनके दबाव में ही राजनीति आज इतनी बदली है कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी राजनीति करनी पड़ रही है दोनों प्रमुख दलों को, जो दोनों मुख्य पार्टी रही है इस केंद्र में, पैन इंडिया पार्टी, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। पर साकिब, आपकी आखिरी टिप्पणी, एक चीज जो मुझे भी खलती है, आप एक अल्पसंख्यक समुदाय से आने के, कि जब भी हम बात कर रहे हैं तो पीछे की बात हमेशा हो रही है। 1947, उसके पहले आइडिया ऑफ पाकिस्तान, 2 नेशन थियरी, 2 जो है हिंदू और मुस्लिम
एक नहीं हो सकते, वो 2 स्टेट हैं, 2 रिलीजन नहीं है, 2 स्टेट हैं, इस तरह की बात। लेकिन हम जो ऑर्गेनाइजर के इस भाषण को देख रहे हैं, इसमें हम आगे के भारत के बारे में जो 25 साल आगे की वो खाका खींच रहे हैं और अभी के हासिल का जो खींच रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि एक सिरे से क्या इस देश में 20 करोड़ 22 करोड़ की आबादी जिनकी है, उनका जिक्र तक ना हो, उनके सपने ना हो, उनके लिए किस तरह से काम किया जाएगा उसके बारे में कोई बात ना हो। क्या ऐसा करके आरएसएस इस विजन के साथ भारत को आगे बढ़ा पाएगा? ये चल पाएगा? आपको कैसा लगता है? आप क्या इस पे सोचते हैं? देखिए मनोरमा जी, 2 बातें। सबसे पहले आपने कहा है, चूंकि बहुत छोटी सी टिप्पणी करी, एक हेमंत भाई की टिप्पणी के साथ मैं जोड़ देता हूँ खुद को। हेमंत भाई ने कहा कि सोफिया कुरैशी के परिवार को बुला लिया गया, वो सेना का सांप्रदायिकीकरण है। मैं सिर्फ उसको सेना का सांप्रदायिकीकरण नहीं मानता हूं, बल्कि ये जो सैकड़ों घरों को बुलडोज किया जा रहा है, ये जो मॉब लिंचिंग की जा रही है, उसको लेजिटिमाइज करना भी वो एक स्टंट है कि सोफिया कुरैशी का परिवार मोदी के ऊपर फूल बरसा रहा है। और वीरेंद्र सर जो बात कर रहे हैं कि एक किताब से और एक किसी ऑर्गेनाइजेशन से ये देश चलेगा, ऐसा मुमकिन नहीं है सर। ऐसा मुमकिन होता हुआ दिख रहा है, आप इसको खारिज नहीं कर सकते पूरी तरह से, भले ही पूरी तरह नहीं हो, लेकिन उसकी एक अच्छी खासी झलक हम लोग आज व्यवहारिकता में देख रहे हैं। जब आप कहीं भी एक बच्चे को, किसी को भी एक जो है, आप उसकी जाति के नाम पर, उसके धर्म के नाम पर आप उसको मार डालते हैं, तो आप उसको सर खारिज नहीं कर सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता है, होता हुआ दिख रहा है और हम सब लोग उसके गवाह हैं। अगर हम इससे आंख चुराते हैं तो ये बिल्कुल ऐसी बात होगी कि शुतुरमुर्ग जैसे रेत में मुंह घुसा के सोचता है कि खतरा टल गया है, ये बात नहीं है। और जो अब मनोरमा जी का सवाल है कि आने वाले 25 साल में क्या होगा, सर देखिए, आने वाले 25 साल की राजनीति अगर इसी पैटर्न पर चलती रही तो देश गृह युद्ध का शिकार हो जाएगा, निश्चित रूप से, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और आरएसएस का अंतिम एजेंडा यही है कि इस देश को गृह युद्ध में झोंक देना है। मुसलमानों के साथ जिस तरह से हो रहा है, दलितों के साथ जिस तरह से हो रहा है, वो कब तक बर्दाश्त करेंगे आप बताइए। अभी तो 4 कमजोर मुसलमानों को मारा जा रहा है, 4 लड़के जो है लोग मिलते हैं, 25 लोग मिलकर उसको मार डालते हैं, पुलिस जो है खाना पूर्ति करती है। कब तक चलेगा ये सिलसिला? सैकड़ों से ज्यादा, वो जो मोहसिन शेख, पुणे के आईआईटी इंजीनियर मोहसिन शेख से जो मॉब लिंचिंग का सिलसिला शुरू हुआ था, वो अखलाक, दादरी के अखलाक से लेकर के पहलू खान से लेकर के जुनैद नासिर होता हुआ और वहां तक पहुंचा है। और अभी कोचा धामन और किशनगंज का कोचा धामन का वो बच्चा, जिसके बारे में अभी हेमंत सर ने बताया कि उसकी टोपी गिर गई, उसको मार दिया गया। और दलित एट्रोसिटी, और अभी 2 दिन पहले का अलीगढ़ वाला, मैं इसको, मैं अभी लास्ट यहां तक आता है, जो कोचा धामन वाला बच्चा वो वहां टोपी उठाने गया, उसको मार डाला गया। और दलित एट्रोसिटीज का मामला आप देख लीजिए कि एक दलित को अपनी बारात निकालने के लिए अगर पुलिस का प्रोटेक्शन लेना पड़ रहा है, तो बतौर नागरिक हम कहां आकर के खड़े हुए हैं? क्या हम एक आइडियल भारत बनाने की दिशा में है, या जब वो जो आइडिया ऑफ इंडिया, बाबा साहब की झांकी निकालने के लिए, बाबा साहब, ऑब्वियसली हेमंत भाई, बाबा साहब की झांकी निकालने के लिए जो आइडिया ऑफ इंडिया के जनक है। इलाहाबाद में जिस दलित को जलाया अभी बाबा साहब की 6 अप्रैल की बात है ना, वो तो उस दिन उसी तरह, हाँ 14 अप्रैल। और आप देखिए कि इस कोर्ट में एक हाई कोर्ट की छत पर भगवा झंडा लगा दिया जाता है। एक अराजकतावादी भीड़ जो है, एक मॉब लिंचिंग के आरोपी के बचाव में हाईकोर्ट की छत पर चढ़ जाती है और भगवा झंडा लगा देती है। शंभू रैगर नाम के उस आरोपी को राजस्थान हाईकोर्ट के, शायद अगर मैं गलत हूं तो हेमंत भाई सही कर देंगे। और वही। हाँ, और बाबा साहब की मूर्ति लगाने का विरोध कोर्ट में हो रहा है। जो कोर्ट, जो न्यायपालिका संविधान से चलती है, जिसके मूल में संविधान होना चाहिए, इस देश की न्यायपालिका के मूल में संविधान है, वो बिना संविधान, अगर न्यायपालिका संविधान का अनुसरण नहीं करेगी तो फिर एक अराजकतावादी राष्ट्र में हम तब्दील हो जाएंगे। वहां बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए अगर संघर्ष करना पड़ता है, तो आप इस बात को कैसे खारिज कर सकते हैं कि ऐसा एक किताब से और ऐसा एक संगठन कोई ऐसे इस देश को चला लेगा? वो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा कम करने वाली बात है, मतलब इसको एक बोलते हैं कि बहुत लाइटर मोड में लेने वाली बात है, या फिर इसको लेजिटिमाइज करने वाली बात है। तो ये चीजें हैं मनोरमा जी। और बतौर मुसलमान, जब आरएसएस की बुनियाद मुसलमानों के खिलाफ है, तो वहां मुसलमानों की बात हो ना हो क्या ही फर्क पड़ता है। मुसलमानों के लिए उनका एजेंडा साफ है कि वो 2 दर्जे के नागरिक है, और मुसलमानों को लेकर के उनकी सोच यही है। देखिए, बहुत स्पष्टली मैं आपको बता रहा हूं कि भारत का जो मुसलमान है या एशिया का जो मुसलमान है, वो अरब का मुसलमान और एशिया के मुसलमान के कल्चर में बहुत फर्क है। हम इसमें कहीं कोई शक नहीं कि हमारे बाप दादा
हम कोई अरब से आए हुए मुसलमान नहीं है, हम यहीं के मुसलमान हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम कन्वर्टेड हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और अगर ये कोई कहता है तो मैं इसको लेजिट मैं मानता भी हूँ। मेरे भी बाप दादा उसके चौथी पीढ़ी पांचवी पीढ़ी कोई यहीं रही होगी, उन्होंने इस्लाम कबूल किया होगा, बाद में हमसे ये सिलसिला चल रहा है कि हमारा बच्चा जो होगा वो स्वतः मुसलमान हो जाएगा। तो ये कोई बात, हम अरब से आए हुए मुसलमान नहीं है। प्रीचर जरूर आए थे, प्रीच किया उन्होंने, तबलीग किया उन्होंने, उपदेश दिया, उसके बाद जो है इस्लाम की अच्छाइयों को लोगों ने समझा, और जो भारत में जो मुसलमान है या पाकिस्तान में जो मुसलमान है उन्होंने अडॉप्ट किया इस चीज को, ये सही है। लेकिन जो बहुत सारी चीजें मुसलमानों में आप यहाँ देखेंगी मनोरमा जी, कि जो इस्लाम का हिस्सा नहीं है लेकिन लोग उसको मुसलमानों का हिस्सा, मतलब इस्लाम का हिस्सा मानते हैं। अब जैसे आप एक चीज देखिए, मजार पे चादर चढ़ाना, मजार पे जो उर्स होता है, जो चादर चढ़ाना होता है, वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। वो देखिए, वो इस्लाम एक कुरान को मानते हैं हम लोग, या फिर छह जो ऑथेंटिक हदीस की किताबें हैं, ठीक है, उन पर इस्लाम चलता है। ना वो कुरान से साबित होता है, ना वो 6 ऑथेंटिक हदीस है जिनको मुसलमान, दुनिया भर का मुसलमान फॉलो करता है। आप देखेंगे अमेरिका का मुसलमान कभी मजार पे जाके चादर नहीं चढ़ाता है, क्योंकि वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ये असल में यहाँ चूंकि हम कन्वर्टेड हैं तो कुछ चीजें हमने कल्चरली अडॉप्ट किया है। दहेज, अब जैसे आप दहेज को ले लीजिए, दहेज इस्लाम का हिस्सा नहीं है जी। दहेज लाल इस्लाम साड़ी का हिस्सा नहीं है। लाल साड़ी हाँ, दुल्हनों की वो सारी तमाम रस्में, चीजें, हल्दी मेहंदी, हाँ हल्दी बिल्कुल मेहंदी, ऑब्वियसली वलीमा हल्दी मेहंदी, वो तमाम चीजें हम नहीं, वलीमा तो इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन वो जो शादी में जो रस्म होती है, मतलब वो तमाम बहुभोज चीजें के हम लोगों तौर ने, पे, हाँ बहुभोज के तौर पे। हम लोगों ने यहाँ से अडॉप्ट किया। और इसीलिए मोहन भागवत कहते हैं कि उनको जो है, चूंकि भजन कीर्तन की आदत लगी हुई थी तो इसलिए वो कवाली करते हैं मजारों पे जाकर के, चूंकि मूर्ति पूजा की आदत लगी हुई थी तो इसलिए वो जाकर के मजार पे जो है सर माथा टेकते हैं। तो ये असल में हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के एक बड़े सेक्शन ने, या मैं एशिया के मुसलमानों के कहता हूँ, कि उन्होंने हिंदुओं की जो कुछ रिचुअल्स हैं उनको अडॉप्ट किया है अपने साथ साथ। तो उसको भी लोगों ने यहाँ पे साकिब, मैं पढ़ी थी सुंदरबन के बारे में, तो सुंदरबन का जो है उस इलाके में कोई मुसलमान नहीं है जो जंगल में जाने से पहले बन देवी के जंगल उसमें नहीं जाता है। बिल्कुल बन देवी को वो करके ही फिर वो जंगल में एंटर करता है, नहीं तो शेर, मतलब ये है कि फिर सुरक्षित नहीं बाहर आएगा। तो हाँ, चाहे वो मुसलमान हो चाहे कोई भी हो। तो आपको पता है कैसे सूफी का वो हुआ और फिर उस तरह से, लेकिन कल्चर को उन्होंने अडॉप्ट किया। बाद में बांग्लादेश बना, वो अपने आप में प्रमाण है कि भाषा और संस्कृति के आधार पर ही बना। वो देखिए, दुनिया भर का जो मुसलमान, आप पूरी दुनिया के मुसलमानों को अगर आप आंकेंगी एक सूत्र में, तो वो कलमा है, ठीक है, गॉड इज वन एंड प्रॉफिट मोहम्मद इज हिज लास्ट प्रीचर। ये एक सूत्र है पूरी दुनिया के मुसलमानों का, इससे हटके कुछ भी नहीं है। और हज पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए है, वही कंडीशंस है जो इंडिया के लिए है, जो अमेरिका के मुसलमानों के लिए सेम कंडीशन है कि आपको तभी हज करना है, तभी आपको कुर्बानी करनी है। वो पूरी दुनिया के लिए एक जैसा है, पूरी दुनिया के लिए एक जैसा है। शादी ब्याह के मामलात है इस्लाम के हिसाब से पूरी दुनिया के लिए एक है। तो आप चाहे अमेरिकन मुसलमान को लीजिए चाहे हिंदुस्तानी मुसलमान को लीजिए, फॉलो उसको वही करना है। तो ये चीजें हैं। लेकिन अब इसमें यहाँ चूंकि हम लोगों ने वो ताजिया निकालना और वो सीपर निकालना, ये तमाम चीजें ये यहाँ के मुसलमानों ने अडॉप्ट किया है हिंदुओं से, चूंकि वो साथ में, चूंकि उनके बाप दादा एक साथ, वो एक कंपोजिट कल्चर में वो रहे हमेशा से, हजारों सालों से, तो वो एक रस्म थी, वो चल रही है, चलती चली जा रही है। तो उसको अब आप देखेंगे कि बहुत सारी जगहों पे उसको लेकर के भी हम लोग जो है मुसलमानों के बीच में काम होता है कि भाई ये चीजें जो है इस्लाम से जुड़ी हुई नहीं है, इसको हटाओ, इसको खत्म करो, ये तमाम चीजें हैं। दहेज को लेकर के भी हम लोगों के यहाँ बाकायदा एक पूरा कैंपेन चलता है कि दहेज नहीं लेना है, दहेज हराम है जी, ये चीजें हैं। और वो जो सर कह रहे थे प्रोफेसर साहब, रियासत मदीना, देखिए मदीना दुनिया में एक ही है और मदीना की अपनी महत्ता है पूरे इस्लाम के, मतलब इस्लामिक मैथोलॉजी में वो सीधा प्रॉफिट साहब से जुड़ता है। दुनिया में फिर कोई किसी को मदीना बना लेना ये पॉसिबल नहीं है कि हम मुंगेर को मदीना घोषित कर दें, ठीक है, ये नहीं हो सकता। वो बहस का दूसरा हिस्सा भी है, मतलब वो अलग जाए। हमारी बात यहाँ पर इस चीज को लेकर कर ले तो माइंड अप हम लोग कर रहे हैं, और नहीं तो हाँ, ऑर्गेनाइजर में जो सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा, वो जो कि चौथी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं भारत के बारे में, और एक विश्व गुरु बनने वाले भारत की बात कह रहे हैं। और उस भारत में ना तो जो बाकी डेटा है, चाहे वो अभी फ्री स्पीच का देखिए, लंदन में जो है वो सम्मेलन हो रहा है, भारत से कोई जा गया है कि नहीं गया मुझे नहीं पता, और जाएगा तो वहां बोलेगा क्या, ये भी उस पर है। लेकिन फिर भी इंग्लैंड में हो तो रहा है। और
आप जब सारे इंडेक्स पे इतने, आपका इतना इकोनॉमिक जो है अमीर गरीब के बीच खाई है, पर कैपिटा इनकम आपका इतना नीचे है, ये तमाम चीजें हैं, उसके बीच में जब आप 25 साल के भारत का सपना देखते हैं कि सरसंघ चालक जो आजकल इन दिनों भाजपा जो है उनके ही उसकी वैचारिकी की जो पार्टी है या मदर वो है तो वो सत्ता में है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक निराशाजनक तस्वीर खींचता है, चूंकि वो सत्ता में अगले 4 साल वो रहेंगे और आगे की भी उनके दावे हैं कि जो भारत अगले जो है थोड़े दिनों पहले ही अमित शाह ने इसका दावा किया है कि हम अभी आगे और मोदी जी जो है 100 साल तक रहेंगे सत्ता में, इस तरह की बात जो है वो की है उन्होंने। तो खैर वो अलग, लेकिन इसके बीच में जो विश्व गुरु भारत और तमाम चीजें जो बोलते रहते हैं, वो दावे हैं भारत के बारे में, वो खारिज होता हुआ सा दिखता है। इस भारत में वो तमाम चीजें हैं जो हमें संविधान से मिली थी, उसकी अवहेलना करता हुआ सा है। और ये अपने आप में किसी भी प्रबुद्ध नागरिक के लिए, इस देश के नागरिक के लिए ये चिंता की बात जरूर होगी। तो आज इसी नोट पर हम लोग आज की चर्चा खत्म करते हैं। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जी अभी कैमरे पर नहीं है, लेकिन उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और कल फिर हम मिलते हैं किसी और चर्चा पर, तब तक के लिए नमस्कार।